ओके, अब मैं स्क्रीन ही शेयर करता हूँ। ये ना मैंने एक सैंपल पेपर लिया है और ये सैंपल पेपर वृषांक सर ने आपको शेयर किया होगा जब आपके ग्रुप पे कि इनकेस किसी को प्रैक्टिस करनी हो या कुछ हो उसके लिए। ठीक है, सो अब देखो, सबसे पहले आपको जब पेपर मिलेगा ना तो अब आपको आइडिया लग गया होगा। तो अब दो चीजें यहाँ पे बहुत क्लियरली मेंशन करी है, ये गलती से भी भूलना मत। ओके, सबसे पहले उन्होंने बोला है कि आप अगर देखोगे कि यू हैव टू स्टार्ट ईच सेक्शन ऑन अ न्यू पेज। समझ में आ रहा है? देयर आर 4 सेक्शंस, सबको पता है, सेक्शन ए बी सी डी। आपको चारों सेक्शन नए पेज से चालू करना है। ओके, समझा? आपको चाहिए है ना, तो घर पे पेज की बचत करो, वॉल पे लिखो, हाथ पे लिखो। एग्जाम पे टाइम पे पेपर आपको देंगे, आर यू गेटिंग? है ना, अगर मांगोगे तो मिलेगा, कोई दिक्कत नहीं है। ओके, उनकी हेल्प नहीं करनी अभी। अभी प्लीज, है ना, हर सेक्शन नए पेज पे चालू करना है। उन्होंने बोला है तो करना पड़ेगा यार, यू कांट, उसमें कुछ डिनाई नहीं कर सकते। ठीक है, ये पहला चीज है। सेकंड, फॉर ईच एमसीक्यू correct answer must be written along with the alphabet. Now this is very important. 50% लोगों ने, ओके, जिन जिन लोगों ने गलती करी थी आप चाहो तो मुझे कन्फेस कर सकते हो क्योंकि आई नो द न्यूज। ओके, आप लोगों ने पूरा स्टेटमेंट लिखा था, ट्रू और फॉल्स। आप लोगों ने पूरा स्टेटमेंट लिखा था। व्हाट आई एम ट्राइंग टू से, आपने पूरा लिखा था द सरफेस टेंशन एक्स और फिर पूरा आंसर था। सही है ना? ओके, तो हाँ, अब सुन लो, ये नहीं करना। हाँ, ये नहीं करना। अब जो सर जहां पे भी कहीं पे भी आप रहो, कैसा भी हो, ठीक है, नाउ अब मैं आपको क्या बता रहा हूं, आपको नहीं करना। समझा या नहीं समझा? ठीक है, यहां पे क्लियरली मेंशन है ना। अब उन्होंने बोला है, बोर्ड्स वाले आपको इंस्ट्रक्शन दे रहे हैं। ओके, वो अब फाइनल कॉल दे रहे हैं, तो आप क्यों करोगे? आपका टाइम वेस्ट क्यों करना है ना? आपको सिर्फ क्या लिखना है, यहाँ पे ऊपर में वहां पे एक मार्जिन होगा जहां पे आप लिखने वाले हो सेक्शन ए, जहां पे आप क्वेश्चन 1 लिखोगे और शॉर्ट में लिख दो कि ये क्या है, ये एमसीक्यू है। एंड देन यहाँ पे आप साइड में जो मार्जिन आपने एक लाइन खींची होगी वहां पे आप लिखोगे 1, फिर कौन सा ऑप्शन करेक्ट है। फॉर एग्जाम्पल द सरफेस टेंशन एक्स, आपको जो भी आंसर लग रहा है, फॉर एग्जाम्पल आपको बी लगा तो बी, और फिर स्टेटमेंट, पूरा स्टेटमेंट लिखना है, परपेंडिकुलर टू द सरफेस एंड वर्टिकल इनटू द लिक्विड। एग्जांपल दे रहा हूं, समझ में आया? सो ऐसा करके आपको आंसर लिखना पड़ेगा। एंड देयर इज वन वेरी इंपॉर्टेंट थिंग जो अगेन बोर्ड स्पेसिफाई कर रहा है, अगर आप उसके ऊपर का 5th वाला पार्ट रीड करोगे, इवेल्युएशन ऑफ ईच एमसीक्यू वुड बी डन फॉर द फर्स्ट अटेम्प्ट ओनली। ये समझा? इसका मीनिंग क्या है? व्हाट इज द मीनिंग ऑफ दिस? इसका मीनिंग सिंपल ये है कि आप पहला जो आंसर लिखोगे उसका ही वो लोग मार्क्स आपको प्रोवाइड करेंगे। यू कैन नॉट, आपने अंडू नहीं करेगा। आपने अंडू किया ना बेटा और दूसरा लिखा तो वो माना नहीं जाएगा। समझा है ना? समझा? सिंपल। तो इफ यू आर नॉट श्योर, सर मुझे नहीं पता, ओके, कि आंसर क्या है, या आप वेट कर रहे हो, समझा, आप वेट कर रहे हो कि मुझे कहीं से हेल्प मिले, समझा, मैं, आप समझ रहे हो, बहुत शाणे हो आप, ठीक है। तो जो भी तरह का आपका दिमाग चल रहा है, जो भी आप सोच रहे हो, ओके, प्लीज मेक श्योर करो बेटा कि आप, है ना, आंसर नहीं लिखोगे इफ यू आर नॉट श्योर। लास्ट में जय माता दी करना है एबीसीडी में से, तो करके आना ही है, कंपलसरी, फिर लिखना ही है। ऐसा मत सोचना कि सर अभी से मैं जेडबल नीट की प्रैक्टिस कर रहा हूं, मेरी नेगेटिव मार्किंग ना हो तो मैं आंसर नहीं दूंगा, 5 ही अटेम्प्ट करूंगा। ओके, तो ऐसा नहीं है, ये बोर्ड की एग्जाम है, कंपलसरी अटेम्प्ट करना है। क्यों? जो भी करोगे कहीं ना कहीं आंसर तो मिल ही जाएगा। ये समझ में आया? क्लियर है? तो 10 क्वेश्चन होंगे, ठीक है, तो ये आपको करना है। क्लियर? अच्छा, वेरी इंपॉर्टेंट थिंग, यू कैन स्टार्ट विथ एनी ऑफ द सेक्शन। मैं वापस रिपीट करूंगा, आप पेपर का स्टार्टिंग कोई भी सेक्शन से कर सकते हो, पर ऊपर लिखना कंपलसरी है। ये मैंने तब भी बोला था, अब भी बता रहा हूं, यू स्टार्ट विद दैट सेक्शन जिसमें आप बहुत स्ट्रांग हो। समझा? मान लो कि आप सेक्शन डी में बहुत स्ट्रांग हो, आप पेपर पढ़ोगे, पेपर पढ़ने के बाद आपको पता चला कि मैं सेक्शन डी में स्ट्रांग हूं, तो यू कैन स्टार्ट विद सेक्शन डी, यू कैन स्टार्ट विद सेक्शन डी, पर उसके अंदर ट्राई करो
कि बहुत ऊपर नीचे ना करो, स्पेशली 1 के बाद 3 के बाद 2 देन 10 उसके बाद 4 देन 5, समझा? ऐसा नहीं करना, सिक्वेंशियल जाओ। ओके, इसीलिए पेपर पहले पढ़ के एक बार, है ना, देख लो, एक बार पेपर पढ़ के देख लो कि आपको कैसे पेपर को अटेम्प्ट करना है, ठीक है? इसीलिए आपको टाइम दिया गया, सो यूटिलाइज दैट टाइम। डोंट वेस्ट द टाइम जिसमें आपको क्या करना पड़े कि आप रैंडमली चीजें कर रहे हो। पहले 15 मिनट कुछ नहीं किया और ऐसा सोचा कि मुझे टेंशन आ जाता है सर, पेपर नहीं दिखना मुझे। ओके, नहीं, ऐसा नहीं करना यार। पहला देख लो ना, आपको एग्जामिनर को इम्प्रेस करना है, तो इम्प्रेस करने के लिए आप क्या करोगे बेटा? सबसे पहले आप पेपर देख लो, सेक्शन ABCD में से कौन सा सेक्शन आपका स्ट्रांग है आपको पता चल गया, है ना? तो स्टार्ट विद दैट सेक्शन, ओके, एंड गो अहेड। अब लेकिन एक बार, कई बार ये होता है, व्हेन यू स्टार्ट अ क्वेश्चन, आपने चालू कर दिया, आपको था कि मुझे आ रहा, और इन बिटवीन आप प्रूफ जब कर रहे थे कोई चीज को और भूल गए, ठीक है? ये होगा, ये हो सकता है, तो क्या करना सर? उन इन दैट सिनेरियो क्या करना? तो अगर ऐसा कुछ होता है ना, तो उतना पर्टिकुलर स्पेस आपको जब लग रहा है, जितना आपके दिमाग में कि मुझे पता है कि मुझे अराउंड 1 पेज लगने वाला है, उससे थोड़ा ज्यादा स्पेस छोड़ दो, ठीक है? 1 पेज लगने वाला है तो उससे थोड़ा ज्यादा स्पेस छोड़ के आगे बढ़ो, चलेगा। ये क्लियर है? ओके, तो कोई दिक्कत नहीं है, ये चीज का ध्यान देना। अच्छा, अगर आप, है ना, एक्स्ट्रा कोई क्वेश्चन अटेम्प्ट करते हो, ये मुझे थोड़े बच्चों ने मैसेज किया कि अंकित सर, इफ आई अटेम्प्ट एनी एक्स्ट्रा क्वेश्चन, अगर मैंने पहले जो अटेम्प्ट किया है वो गलत गया और एक्स्ट्रा क्वेश्चन लास्ट में अटेम्प्ट किया है वो करेक्ट गया, तो विल आई गेट द मार्क्स? एब्सोल्युटली यस, यू विल गेट द मार्क्स। समझा? कोई ऐसा रूल नहीं है बोर्ड का जहां पे ऐसा होता है कि पहले क्वेश्चन जो अटेम्प्ट करे उसमें गलत गया तो बाद वाला क्वेश्चन एक्स्ट्रा वाला है, मतलब वो सही जा रहा है तो उसके मार्क्स नहीं मिल सकते। समझा ना? ओके, और आ, ऐसा मीत जैन कुछ नहीं है बेटा, आप एक सेक्शन में भी लिख सकते हो। ओके, मतलब मान लो 12 में से 8 अटेम्प्ट करने हैं, तो 12 में से आपने 9 अटेम्प्ट कर लिए, ओके, तो कोई दिक्कत नहीं है। वेरी इंपॉर्टेंट थिंग टू कीप इन माइंड, एग्जामिनर बहुत स्मार्ट होते हैं, दे नो, अगर आप एक आंसर को 2 बार लिखते हो तो दे नो कि ऐसा नहीं चलेगा। ये समझ में आ रहा है? भले आपने क्वेश्चन 1 में वो आंसर लिखा और अब क्वेश्चन 10 में वो आंसर लिखा, ऐसा नहीं करना, गलती से भी मत करना। ओके, दे नो, वो बहुत स्मार्ट है। अगर आपने एग्जामिनर को गुस्सा करवाया, ओके, अगर आपने एग्जामिनर को गुस्सा दिलाया, ओके, तो मेक श्योर करो कि वो आपकी बैंड बजाएगा पेपर, पक्का 100%, ये मैं बता रहा हूं, ये हुआ है बच्चों के साथ, ठीक है? तो मैं क्या बता रहा हूं आपको, ठीक है? अभी 2 साल के बाद वो पहली बार वापस ऑफलाइन पेपर चेक करने वाला है, फ्रस्ट्रेशन लेवल एक्सट्रीमली हाई होगा उनका, नहीं चेक करना था। ओके, पेटिशन फाइल करी भी थी, उसमें हो सकता है वो लोग भी होंगे कि हम लोग को ऑफलाइन नहीं चेक करना इसलिए ऑनलाइन करवाओ, ठीक है? पर अगर हुआ ऑफलाइन, है ना, अब हो रहा है तो वो भी नहीं चाहते, तो अब उनकी काम, उनकी लाइफ, उनकी जिंदगी को हमें आसान करना है, और आसान करने के लिए सिंपल है, जितना इजी वे में कर पाओ उतना पेपर इजी वे में लिखो। वेरी इंपॉर्टेंट थिंग, मैंने थोड़े बच्चों के हैंड राइटिंग देखे, ठीक है? हैंड राइटिंग बुरे होना, ओके, चलता है, हैंड राइटिंग बुरे होना चलता है, पर व्हाट इज मोस्ट इंपॉर्टेंट जो मैं अभी बता रहा हूं, आप लिखने के बाद, चलो आपके हैंड राइटिंग बुरे है, अब आप उसको रेक्टिफाई नहीं कर सकते, ठीक है? रीडेबल होंगे तो चलेगा, पर बेटा आपको कोई चीज गलत गई ना, तो ये मैंने तब भी बोला था। फॉर एग्जाम्पल, आपके सामने एक क्वेश्चन है, जैसे आपके सामने दिख रहा है, और आप ऐसा करके कट कर रहे हो, मैं ये जेन्युइनली बता रहा हूं, ये किया है बच्चों ने, दिस इज द वे दे हैव कट द क्वेश्चन, ओके? तो मुझे बहुत बुरा लगा, मैंने बोला ये चीजें बताने के बाद भी अगर ये कर रहे हैं, है ना, तो फिर यार ये चीजें देख के तो एग्जामिनर पक्का मार्क्स आपके काटेगा 100%, वो आपको कुछ नहीं देगा, ठीक है? सिंपल है ना, अगर आपका आंसर कट हुआ है, ओके, तो गलत है तो कुछ नहीं करना बेटा, है ना? एकदम सिंपल है, एक सिंगल कट करो, उनको समझ में आता है बेटा कि कट है,
ओके, डिजाइन नहीं कर रहे हो बेटा, समझा नहीं समझा? ओके, डिजाइन नहीं है ये, उनको दे नो दिस, इतना तो उनमें भी है। ओके, तो मेक श्योर करो कि ये आप ऐसा करो। अच्छा, दूसरा, अब देखो एक्स्ट्रा जो है, एक्स्ट्रा जो है, या तो आप वो ही सेक्शन में अटेम्प्ट कर सकते हो, या चलेगा लास्ट में अटेम्प्ट करो तो गलत नहीं है, वो चेक करते हैं। ओके, पर जब भी एक्स्ट्रा कोई चीज अटेम्प्ट कर रहे हो उसका सेक्शन और क्वेश्चन नंबर सही से लिखना। और ये आता है सबसे इंपॉर्टेंट बात, मैं 3 बच्चों के नाम नहीं ले रहा, बट लेट मी बी वेरी फ्रैंक, उनके मार्क्स नहीं मिले क्योंकि क्वेश्चन नंबर गलत किया था। कैन यू जस्ट इमेजिन? आपको याद होगा फेरिस ब्लैक बॉडी का है ना डायग्राम पूछा था इन प्रीलिम 2, तो वो जो क्वेश्चन था, लेट्स से क्वेश्चन नंबर 7 था एग्जांपल, उन्होंने क्वेश्चन 2 लिख के वो डायग्राम ड्रॉ किया था। अब कोई भी एग्जामिनर आपको उसके लिए मार्क्स नहीं देगा, समझ में आ रहा है? इफ यू आर रिटन द रॉन्ग क्वेश्चन नंबर एंड द आंसर, आपको पता था तो अब घाय घाय में आपने गलती करी या जो भी किया मुझे नहीं पता। ओके, तो मेक श्योर करो ये चीज आप सही से करो। डायग्राम जब भी ड्रॉ कर रहे हो बेटा, वेन एवर यू आर ड्रॉइंग द डायग्राम, प्रॉपरली है ना उसमें जो जो चीजें हैं पिन पॉइंट करो। ओके, हम थोड़े से इंपॉर्टेंट डायग्राम्स का भी मेंशन करने वाले हैं। ओके, लेबलिंग आप पेन से कर सकते हो, कोई इश्यू नहीं है, डायग्राम पेंसिल से बनाओ, लेबलिंग पेन से करो, परफेक्टली फाइन। ओके, पर स्टार्टिंग जो करो ना वो थोड़ा सा स्टेटमेंट से करो, जो मैं ऑलवेज बोलता हूँ, कंसिडर दिस 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 एंड देन ड्रॉ द डायग्राम। समझ में आया? दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। स्टार्टिंग डायग्राम से मत करो, वो अच्छा नहीं लगता। ओके, यू स्टार्ट विद अ स्टेटमेंट। ओके, और उसके बाद आपके पास क्या होगा, एक डायग्राम आएगा बेटा, एंड देन यू फॉलो, कंटिन्यू करो। ओके, दिस इज द वे यू हैव टू राइट द पेपर। ओके, डिस्टिंग्विश है ना, डिस्टिंग्विश, डिस्टिंग्विश में मैं कई बार बोलता हूं कि 2 मार्क के डिस्टिंग्विश में वैसे 2 डिस्टिंग्विश इनफ होते हैं, 3 में 3 इनफ होते हैं। ओके, सो मैं बहुत सिंपल हूं, अगर आपको 2 में 4 आते हैं, क्योंकि ये चीजें बताई जाती है स्कूल में भी, 10th में भी सिखाई जाती है कि 2 मार्क में आप कितने लिखोगे बेटा, 4 लिखो, बराबर? सो मैं भी बोलूंगा करो, लिखो, है ना, इंपॉर्टेंट है। 4 लिखोगे ना तो कभी चांस नहीं हो सकता कि आप गलत जाओ, समझा मैं क्या बता रहा हूं? अगर 2 में 4 लिख दिया है तो चांस है ही नहीं, ये क्लियर है ना? और ये बहुत सारे अगर आप देखोगे तो कॉलेज में भी बोलते हैं आप सेफ खेलो ना, ठीक है, ट्राई टू प्ले सेफ। ज्यादा करके डिस्टिंग्विश के चांस जो है बेटा वो 2 मार्क में ही आएंगे, ज्यादा करके 90%। ओके, वो भी मैं थोड़े से, मैं और मोहित सर आपको बताएंगे कि डिस्टिंग्विश कौन से आ सकते हैं। सो 2 मार्क में 4 लिख के आना। ओके, कौन कौन से हो सकते हैं, है ना, वो नॉर्मली हाफ ऑफ मार्क कंसिडर करते हैं। अगर आप कोई पॉइंट में श्योर नहीं हो तो थोड़ा बहुत आजू बाजू का कोई एग्जाम्पल थोड़ा बहुत सोच के लिख देना। अगर नहीं पता, इफ यू डोंट नो एनीथिंग, तो ठीक है, फिर तो कुछ कर नहीं सकते, 3 लिखे तो 3 लिखे आ जाओ, कही है, कोई बात नहीं। वर्स्ट केस आपका आधा मार्क कट होगा, पर अगर सही रहा तो दोनों के दोनों आपको मिल जाते हैं, समझा? अगर कोई पॉइंट आपको नहीं मिल रहा और आप एग्जाम्पल लिख के आ जाते हो, चल जाता है, कोई इश्यू नहीं है, दे विल गिव यू द मार्क्स। ओके, नेक्स्ट, एग्जामिनर ऑलवेज प्रेफर करता है कि आंसर्स टू द पॉइंट हो। ओके, उनको ज्यादा पढ़ने का मतलब ऐसा कोई मन नहीं होता। तो अगर आपका आंसर टू द पॉइंट है और आप अगेन आंसर थोड़ा सा मतलब उनको फैसिलिटेट कर रहे हो, इजी वे में कर रहे हो। ओके, तो एक छोटा सा मैं एग्जांपल यहाँ पे देना चाहूंगा। सो आई विल गो इन द सेक्शन BCD में से कोई एक सेक्शन में जाता हूँ जहाँ पे कोई डेरिवेशन का पार्ट है। सो आई थिंक काफी सही से आइडिया लगेगा। तो फॉर एग्जाम्पल, चलो ये वाला, आई थिंक वी कैन रीड द क्वेश्चन नंबर 21 कि जहां पे बोला है एक्सप्लेन द इलेक्ट्रिकल रेजोनेंस इन LC पैरेलल सर्किट, डिड्यूस द एक्सप्रेशन फॉर द रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी ऑफ द सर्किट। अब ये इन्होंने पूछा है, ठीक है, तो अब क्या करना है? सबसे पहले उन्होंने बोला इलेक्ट्रिकल रेजोनेंस, तो पहले तो क्वेश्चन नंबर सही से लिखना कि ये 21 है आपका, और ऊपर आप चाहो तो आप किसके बारे में लिख रहे हो, तो पैरेलल रेजोनेंट सर्किट, ये आप एक टाइप ऑफ टॉपिक दे सकते हो जो मैं ऑलवेज करवाता था। ओके, देन आप जब स्टार्ट करोगे, अब टॉपिक दे दिया आपने, कुछ लिख दिया, अब आप चाहे तो डायग्राम बनाओ। मैंने बोला ना स्टार्टिंग कुछ होना चाहिए, देन यू ड्रॉ द डायग्राम। तो पैरेलल रेजोनेंस सर्किट का डायग्राम क्या था? सो ऐसा था, ऐसा था,
यहाँ पे आपने एक AC सोर्स बनाया, ये L बना दिया, यहाँ पे C बना दिया, और आप यहाँ पे E नॉट साइन ओमेगा टी लिख सकते हो। इसके बाद उन्होंने बोला है डायग्राम को थोड़ा सा डिस्क्राइब कर दो। ओके, तो LC पैरेलल सर्किट में कौन कौन से कंपोनेंट है? वेयर L इज इंडक्टर, C इज कैपेसिटर, दिस इज योर AC सोर्स। ओके, एंड देन अब जब आप एक्सप्रेशन स्टार्ट करोगे तो अब तुम्हें रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी के लिए क्या चाहिए? तो तुम्हें पता है योर XL और XC दोनों क्या होने चाहिए? इक्वल होने चाहिए, बराबर। तो जब आप स्टार्ट करोगे तो पहले XL और XC डिफाइन करना पड़ेगा। सो व्हाट इज XL, व्हाट इज XC, ये डिफाइन करो, एंड देन यू राइट कि एट रेजोनेंस XL इज इक्वल टू क्या होता है आपका XC। जब आप इक्वेट करोगे फिर फॉर्मूला डालोगे 2 पाई FL इज इक्वल टू 1/2 पाई FC, वहां से F इज इक्वल टू 1/2 पाई अंडर रूट ऑफ LC करोगे। ये लिखने के बाद इसको एक ब्रैकेट में डालोगे और लास्ट लाइन लिखोगे दिस इज द एक्सप्रेशन फॉर द रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी ऑफ LC पैरेलल सर्किट। खत्म। अब इसमें मैंने कुछ ज्यादा थियरी, ज्यादा चीजें नहीं बताई, बट जितनी चीजें बोली वो कट टू कट, पॉइंट टू पॉइंट है। 3 मार्क का तो मेरे दिमाग में रहेगा 6 मार्क, 6 मेरे डिफरेंट इंपॉर्टेंट पॉइंट्स होने चाहिए। वो 6 इंपॉर्टेंट पॉइंट्स यहाँ से ले लेंगे, देख लेंगे कि अच्छा इसने डायग्राम बनाया नहीं, यस 1 मार्क का आपको डायग्राम यहाँ पे दे देंगे, 2 मार्क आपको आपका डेरिवेशन और फाइनल एक्सप्रेशन जो रहेगा उसके ऊपर मार्क्स दिया जाएगा। ओके, सो दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। नेक्स्ट इज कि अब न्यूमेरिकल में 2-3 बच्चों ने मुझे पूछा था कि अंकित सर हम फाइनली एंगल ऑफ बैंकिंग फाइंड कर रहे हैं और लेटर से हमने tan थीटा फाइंड किया। ओके, सो थीटा इज इक्वल टू tan इनवर्स ऑफ V स्क्वायर बाय RG से मेरे पास कोई वैल्यू आई, आर यू गेटिंग? मेरे पास कोई नंबर आया। अब वो नंबर है ना, मैं फाइंड कैसे करूं बेटा? क्योंकि मेरे पास तो सिर्फ लॉगरिथम और एंटी लॉग है, आर यू गेटिंग? आपको वो लोग एंगल के लिए कुछ प्रोवाइड नहीं करते, समझ में आया नहीं आया? नवनीत का लॉग बुक नहीं मिलने वाला आपको वहां पे, खुश मत हो जाना कि घर पे एक है दूसरी मिलेगी तो मैं लेके जा सकता हूँ, ठीक है? नहीं, ऐसा नहीं होगा। आर यू गेटिंग? दे आर ओनली गोइंग टू प्रोवाइड यू विथ अ पेज, अ सिंगल पेज जहां पे एक साइड लॉग होगा दूसरे साइड एंटी लॉग होगा, दैट्स इट। तो अब आप क्या करोगे? वेरी सिंपल, आपको आंसर वहां पे छोड़ देना है। समझ में आया? अंडरस्टूड? आपको साइन, कॉस या टेन जो भी वैल्यू होगी आपको वहां पे छोड़ देनी, लाइक थीटा इज tan इनवर्स ऑफ समथिंग। समझ में आया? यस तशवी, उसी के फॉर्म में आप छोड़ दोगे बेटा। अगर अगर स्टार्टिंग में आपको कोई कॉन्स्टेंट्स जो देते हैं उसमें मान लो दे दिया है ना, कोई कोई 2-3 वैल्यू दे दी, तो उसका मतलब है कहीं का ना कहीं यूज हो रही होगी। समझ में आ रहा है? फॉर एग्जाम्पल वहां पे लिख दिया है कि sin 37 को ये यूज कर ले, समझा? तो मतलब कहीं ना कहीं sin 37 आ रहा होगा ना बेटा, क्लियर है? तो तब यूज कर लो, तब चलेगा। तो पेपर इसीलिए पहले पढ़ लेना, ओके, देख लेना कोई कांस्टेंट दिया या नहीं दिया, तो वहां पे आंसर छोड़ोगे आपको पूरे मार्क्स मिलेंगे। अच्छा, तो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। द लास्ट बट नॉट द लीस्ट, द वेरी इंपॉर्टेंट थिंग इज, हमने देखा है कि बच्चों ने पेपर जब लिखा था बहुत सारी चीजें ऐसे ही छोड़ दी। ये मैंने लास्ट टाइम बहुत ही ओके पिन पॉइंट करके बोला था, मैं वापस एक बार बोलना चाहूंगा। आपको कुछ आता है या वो क्वेश्चन में नहीं आता, पर आपको पेपर अटेम्प्ट करना है। समझा मैं क्या बोला? आपको आता है या नहीं आता, बट आपको पेपर अटेम्प्ट करना, ओके। जैसे बहुत सिंपल, बहुत सिंपल। लेट अस से अंकित सर मुझे क्वेश्चन 23 दिया है, सामने मुझे दिख रहा है, मुझे कुछ भी अता पता नहीं है, मुझे कुछ भी अता पता नहीं, ओके। तो अब मैं क्या करूं सर, व्हाट शुड आई डू? तो मैं क्वेश्चन रीड करूंगा। इन अ डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट द ऑप्टिकल पाथ डिफरेंस बिटवीन द वेव्स, तो मुझे समझा कि ये थोड़ा वेव ऑप्टिक्स का है, मैं गिवन टू फाइंड तो लिखूंगा ही लिखूंगा पक्का, है ना? तो गिवन क्या है? Two coherent sources at a point P on the one side of central bandwidth is 7.5 into 10 to minus 6 meter. Optical path difference equal to 7.5 into 10 to minus 6 meter. समझा? अगर सर मुझे सिंबल भी नहीं याद, कोई बात नहीं, लिखो ऑप्टिकल पाथ डिफरेंस इज इक्वल टू दिस। समझ में आ रहा है? देन दूसरा क्या दिया है? देन हाउ मेनी ब्राइट एंड डार्क बैंड्स आर ऑब्जर्व बिटवीन पॉइंट्स P and Q if the wavelength of the light used is 6 into 10 to minus 7 meter. तो wavelength lambda नहीं पता, तो wavelength equal to 6 into 10 to minus 7 meter. To find
हाउ मेनी ब्राइट एंड डार्क पॉइंट्स आर ऑब्जर्व बिटवीन पॉइंट्स पी एंड क्यू, लिखो स्टेटमेंट, कोई दिक्कत नहीं। क्यों ये सब लिखना जरूरी है पता है बेटा? देखो, जब अगर मान लो के वर्स्ट के सिनारियो आप मतलब पास नहीं हो पा रहे बाय एनी मीन्स, कुछ ऐसा हो रहा है, तो वो लोग चेक करेंगे कि वो कहां पे आपको आधा 1 मार्क दे पाए। आर यू गेटिंग? अगर ऐसा हो ना, अगर आपने पेपर में क्वेश्चन लिखा या तो कोई क्वेश्चन में एरर है, जैसे मैं एग्जांपल देता हूं, डू यू एग्री विथ मी, क्वेश्चन 23 आपके सामने दिख रहा होगा, तो यहाँ पे एरर है, हाँ या ना? सबको दिख रहा है? एवरीवन, प्रिंटिंग एरर दिख रही है बेटा? तो अगर मुझे दिख गया, अगर मुझे दिख गया, तो मैंने क्वेश्चन 23 और गिवन भी लिखा है ना बेटा, मुझे पूरे 3 मार्क मिल रहे हैं। आर यू गेटिंग मैं क्या बता रहा हूँ? मुझे मुझे पूरे 3 मार्क मिले। ओके, तो मार्क्स क्यों मिलेंगे और कब मिलेंगे? जब आप चीज को अटेम्प्ट करते हो। तो इसीलिए कुछ भी नहीं आता तो वो स्टेटमेंट तो स्टेटमेंट पर लिख के आना। आर यू गेटिंग? जैसे डिराइव एन एक्सप्रेशन फॉर इफेक्टिव कैपेसिटेंस ऑफ 3 कैपेसिटर्स कनेक्टेड इन सीरीज, है ना? तो सिर्फ क्वेश्चन नंबर मत लिखना, ये मैं वापस बार बार बोलूंगा। बोलते हैं कि क्वेश्चन नंबर लिखने पे भी मार्क्स मिल जाता है, पर मैं बोलता हूं, पर इतने तो हम गधे नहीं है ना कि वो स्टेटमेंट भी नहीं लिख सकते यार, उतनी तो अक्ल मेरे में है ना, तो मैं वो क्यों नहीं लिख सकता? ओके, क्वेश्चन 22, वी हैव टू डिराइव द एक्सप्रेशन फॉर इफेक्टिव कैपेसिटी। अरे लिखो ना, इतना तो लिखो यार, इतना तो इंग्लिश आता है सबको। राइट डाउन, इतनी भी कॉमन सेंस है हम लोग में, राइट डाउन दैट इफेक्टिव कैपेसिटेंस ऑफ 3 कैपेसिटर कनेक्टेड इन सीरीज। अब मुझे डेरिवेशन याद नहीं है, पर सीरीज में है, बचपन से पढ़े आ रहे, तो कैपेसिटर को सीरीज में बनाओ, कुछ तो करो। जिस कैपेसिटर के रिलेटेड कुछ तो पता होगा, Q इज इक्वल टू CV पता होगा, पता है ना? कुछ तो लिखो। Write anything which you know about the capacitance in that particular question, you will get marks. If by any chance आप अपना पासिंग मार्क्स को नहीं ला पा रहे। समझ में आया? ये मैं वर्स्ट के सिनारियो बता के जा रहा हूं। देखो, कई बार ऐसा होता है कि वो लोग जब, है ना, मार्क्स को जोड़ते हैं और बच्चा आधे या 1 मार्क के लिए कहीं पे फंस रहा है, वो पास कर देंगे। तो करने के लिए वो क्या करते हैं, दे विल गिव यू दिस स्मॉल थिंग, बट उसके लिए यू हैव टू राइट एनीथिंग इन द पेपर। ये समझा नहीं समझा? दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। ओके, न्यूमेरिकल को चेक करने के लिए लास्ट में, ओके, जब पेपर खत्म हो जाए, इस बार आपके पास 3.5 घंटे है, पेपर आराम से खत्म होगा। ओके, तो पूरा आप एक बार क्वेश्चन को एक बार रीड करना जो दिया है, क्योंकि जब पहली बार कर रहे होंगे तो हो सकता है थोड़ा घाई हो। लास्ट में थोड़ा सा देख लेना, जो जो क्वेश्चन अटेम्प्ट करे हैं उसमें आप एक बार देख लो कि क्या पूछा है। एंड वेरी इंपॉर्टेंट थिंग, 2 चीज का कभी भी, है ना, गलती मत करना। पहला, कन्वर्जेंस, सारे इंपॉर्टेंट कन्वर्जेंस, स्पेशली मैं आपको बता दूं, सेंटीमीटर, मिलीमीटर, आर्मस्ट्रॉन्ग, पिकोमीटर, माइक्रोफेरेड, नैनोफेरेड, ये जो चीजें हैं ना, ये नंबर्स याद करके जाओ। अब इतने बात तो मैंने करवा दिया है, मोहित सर ने करवा दिया है कि अब आपको आने ही चाहिए। ओके, फिर भी अगर आप भूल जाने वाले हो तो ये थोड़ी सी एवरी सिंगल डे रिटर्न प्रैक्टिस करो। क्या सेंटीमीटर है तो 10⁻² है, मिलीमीटर है तो 10⁻³ है, किलो है तो 10⁻³ है। ठीक है, तो लाइक दिस, डू दैट, ये प्रैक्टिस करना। ओके, ये चीजें भूलना मत। कन्वर्जन आपके होने चाहिए, ऐसा यूनिट में आंसर आना चाहिए। दूसरा, फाइनल आंसर में डोंट फॉरगेट टू राइट द यूनिट। समझा नहीं समझा? फाइनल आंसर में डोंट फॉरगेट टू राइट द यूनिट। ओके, तो अब आप बोलोगे सर, मान लो मुझे, है ना, उन्होंने पूछा था कि एग्जाम्पल दे रहा हूं, ठीक है ना, एग्जाम्पल दे रहा हूं कि म्यूचुअल इंडक्टेंस फाइंड करना था, है ना, मैंने फाइंड कर लिया, मेरा आंसर भी सही आया और आंसर आया 5, और मैं भूल गया कि म्यूचुअल इंडक्टेंस का यूनिट हेनरी है। ठीक है, तो मुझे पता है, पर अब मैं भूल गया तो मेरा आधा मार्क जाने वाला है, बराबर ना? सो मैं क्या करूं? सो वर्स्ट केस सिनेरियो, इफ यू फॉरगेट तो पीछे लिख दो 5 SI यूनिट। समझा क्या लिखा मैंने? 5 और पीछे SI यूनिट। ये छोटी सी ट्रिक है, पर ये आपका इंश्योर कर लेगी कि ठीक है, अगर बाकी सब सही है ना तो एग्जामिनर बोल देगा कि ठीक है, इसको पता है, मार्क्स दे दो, चलेगा, इट्स ओके, होता है, पूरा पेपर में तो कोई ऐसे गलती नहीं मिली तो चलता है, तो एग्जामिनर कंसिडरेट होते हैं बेटा।
ओके, वो मार्क्स नहीं काटना चाहते जब तक आप उनको मौका नहीं दे। ओके, तो मेक श्योर करो बेटा कि आप वैसा पेपर लिखो। ओके, पेपर भरना, बस यही चीज मैं बार बार बोलूंगा। ओके, अभी प्रतीक सर होते हैं ना, तो वो आपको जेन्युइनली बोलते हैं पेपर को मत छोड़ो ही मत यार, ऐसा हो ही नहीं सकता। नहीं आता तो भी लिखो, उसके रिलेटेड का कुछ तो लिख के आओ बेटा। ओके, यू विल गेट मार्क्स, वो पक्का है। आप सिर्फ ऐसा सोचो, अगर आपने कुछ भी लिखा है ना, तो एटलीस्ट हाफ ऑफ मार्क करके भी आपका ऐड करेंगे ना, तो 20-25 मार्क्स तो मिल ही जाते हैं। ओके, ऐसा कोई बच्चा नहीं होता जो फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स, बायो में 20-25 मार्क नहीं ला सकता। ओके, प्रेम टू में कितने भी मार्क्स आए, जस्ट डोंट, मतलब उसका टेंशन साइड पे रखो। हम जो अभी बोलने वाले हैं नेक्स्ट हाफ एन आवर में, उतनी चीजें करके जाना। हम लोग गारंटी दे रहे हैं कि आप 50% तो 100% स्कोर कर लोगे, है ना। कुछ भी लिखने का मतलब सिंपल है, वो क्वेश्चन के रिलेटेड, वो चैप्टर के रिलेटेड, यू हैव टू राइट एनीथिंग। ओके, कुछ भी का मतलब यू कैन नॉट राइट स्टोरी। ओके, मैंने ख्याल में एक छोटी सी स्टोरी मैंने बुनी थी आते वक्त ऑटो रिक्शा में, कैन वी राइट दैट? नो, ऑब्वियसली नो। ओके, मैंने एग्जाम्पल दे दिया, यू हैव टू राइट रिलेटेड टू दैट टॉपिक। ओके, कैपेसिटर में कैपेसिटर के रिलेटेड कुछ तो लिखोगे। सीरीज में यू कैन राइट अबाउट सीरीज। अंकित सर ने एक बात बोला था, सीरीज में करंट कांस्टेंट होता है, लिख दो। समझ में आ रहा है, लिख दो। पैरेलल में वोल्टेज कांस्टेंट होता है, लिख दो। नहीं समझ में आ रहा है ना, तो लिखो, यू हैव टू राइट दैट। लिखोगे तो वो पढ़ेंगे, पढ़ेंगे, रिलेटेड टू होगा, मार्क्स देंगे। ठीक है, सो आई थिंक यहां तक सारी चीजें क्लियर है जो बताई। एवरीवन, क्लैरिटी है सबको? यस, मोहित सर, कुछ सर आपको ऐड करना है सर? नहीं सर, आपने ऑलमोस्ट सब कुछ कवर कर लिया है। बस हाँ, मैं यही बच्चों को बोलूंगा कि जो भी सर ने इंस्ट्रक्शंस दिए हैं बिल्कुल एकदम प्रॉपर है। अगर आप ये भी कर लेते हो तो ऑलमोस्ट हम लोग, हमारे मार्क्स जो है वो हम कुछ ना कुछ इम्प्रूव कर ही लेंगे। और सबसे इम्पोर्टेंट है, जैसे सर ने भी बोला है, मेरी तरफ से मैं यही बोलना चाहूंगा, आपका रिप्रेजेंटेशन है ना। राइटिंग कैसे भी हो, बट एटलीस्ट हमने अगर उसको डिसेंट मैनर में लिखा है, जैसे सर ने बोला था कि लाइक हमारा वो लास्ट फाइनल आंसर को हमने ब्रैकेट में डाला है, फॉर्मूला है तो उसको हमने मेंशन किया, फॉर्मूला उसको हमने ब्रैकेट में डाला है। तो उस इस तरीके से आपको आंसर लिखना है कि आपको वो बंदे को एटलीस्ट वो देख सके, एटलीस्ट उसको समझ में आए। आप बहुत छोटा भी लिखते हो तो इट्स ओके, ठीक है, अभी हम एंड मोमेंट में वो चेंज नहीं कर सकते, लेकिन थोड़ा सा क्या है ना कि जो भी आपके वर्ड्स है उसके बीच में थोड़ा सा स्पेसिंग रखना, ताकि वो आपका, आपकी हैंडराइटिंग छोटी होगी तो भी वो एक आपका पेज भर जाएगा। लाइक बहुत सारे बच्चे बड़ा लिखते हैं तो उनका ऑटोमेटिकली पेज भर जाता है, बट कुछ बच्चे बहुत छोटा लिखते हैं। तो जब आप छोटे लिख रहे हो तो आप वर्ड्स के बीच में स्पेस रख लो, ताकि क्या होगा कि जो आप, वो आपका आंसर जो है आपने लिखा अच्छा खासा होगा, लेकिन आप जब छोटा लिखोगे तो वो 3-4 लाइन में समअप हो जाएगा। तो कोशिश करो कि उनके वर्ड्स के बीच में स्पेस हो तो वो एटलीस्ट 5-6 लाइन्स तक जाए, ठीक है ना। वो एक कभी कभी वो एक साइकोलॉजिकल इम्पैक्ट रहता है कि हाँ यार इस बच्चे ने ज्यादा लिखा है। तो आप बस वो थोड़े वर्ड्स के बीच में स्पेसिंग रखना, और थोड़ा सा एक, जैसे सर ने बोला है कि कभी भी कोई भी क्वेश्चन स्टार्ट करो, इवन मैं भी अपने बोर्ड एग्जाम में यही करता था कि आप जैसे अभी ये 20 क्वेश्चन ही है तो पहले वो हेडिंग ही डाल दो ऊपर कि यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड है, या एसएचएम का क्वेश्चन है तो एसएचएम, तो एक लाइन तो पहली वो हेडिंग में ही चली जाती है, उसके नीचे अंडरलाइन कर लिया, फिर वो जहां हेडिंग खत्म हो रही है उसके वहां से स्टार्ट किया वो डेफिनेशन लिखना। तो दीज आर द थिंग्स जिससे आपका वो जो आंसर है वो डिसेंट दिखेगा। मतलब अगर 3 मार्क्स का तो एटलीस्ट वो 5-6 लाइन दिखेगी तो वो आपको मार्क्स दे पाएगा उसमें, ठीक है। तो वो उस तरह से स्कोप बनाने का है अपन को ये। और बाकी मेरी यही है कि आप जो भी सर ने आपको पॉइंट्स बोले हैं वो प्लीज ध्यान देना। बहुत सारी चीजें जो अभी मेरे को भी अभी समझ में, मैंने भी सर ने जब बताया कि वो हमने स्पेशल नोट्स जो होते हैं वो पढ़ना होता है वो स्टार्टिंग के, तो वो आपको एमसीक्यू के टाइम पे भी ध्यान रखना है। सर जब बता रहे थे 2-3 बच्चे सर ये पूछ रहे थे कि सपोज मैंने ए लिख दिया है एंड देन मैंने कट करके फिर लिखा है तो शायद वो मार्किंग नहीं मिलेगा, ठीक है ना। ये एक चीज आप ध्यान रखना। तो तभी आप एमसीक्यू जब आप अटेम्प्ट कर रहे हो तो आप कंफर्म हो तभी वो ऑप्शन अटेम्प्ट करके उसके बाद में लिखें, क्योंकि वो हाँ, स्मार्ट हो गए वो। मैं यहाँ पे ना सर एक ऐड करता हूँ। एक है ना आपका सीनियर था, 2 साल पहले की बात है, ठीक है, जब ऑफलाइन एग्जाम था ना, उसने क्या किया स्टार्टिंग में ना, ये चीजें मैंने तब भी बताई थी मोहित सर। तो उसने क्या किया, दूसरे एमसीक्यू में सर आंसर लिखा, उसको पता चला गलत है, तो उसने कट किया और फिर सही वाला लिखा। अब उसको याद आया कि मैंने उसको बोला था कि अब तुझे मार्क्स नहीं मिलेंगे, ठीक है। अब हुआ क्या, वो पूरे पेपर में वही सोचता रहा और उसकी वजह से उसका पूरा पेपर खराब, ठीक है। अब मुझे एक सिंपल चीज समझाओ,
गलती से आपने ये किया, मान लो, ठीक है, आपने कट किया और आपने सही आंसर लिखा, आपका एक ही मार्क जा रहा है, आपको समझ में आ रहा है ना, आपका एक ही मार्क जा रहा है बेटा, ठीक है। तो व्हाट आई एम ट्राइंग टू से, अगर एक मार्क जा रहा है तो ठीक है ना, उसके लिए 69 मार्क्स थोड़ी जाने दे सकते हो बेटा, है ना, ये समझा। सुजल आप लेट ज्वाइन हुए हो, है ना, आप लेट ज्वाइन हुए इसलिए आपको नहीं पता। एमसीक्यू में आपको सिर्फ क्वेश्चन का करेक्ट ऑप्शन और उसका मार्क लिखना है, ये समझा है, ओके, सिर्फ, है ना। तो ये इंपॉर्टेंट है, ये क्लियर है ना। तो प्लीज यार ये मेक श्योर करो। एंड आपको, है ना, हाँ, देखो, आप श्योर हो तभी लिखो ना, मैं वही बोलना चाह रहा हूँ, आप एमसीक्यू में श्योर हो तभी लिखो, नहीं श्योर हो तो मत लिखो ना तब तक। किसी ने आपको जबरदस्ती कोई आंसर लिखवाया क्या कि लिखो भाई, 1 नहीं लिखा ना तो मेरे जैसा खराब कोई नहीं होगा, ऐसा कोई बोल रहा है क्या आपको? तो लास्ट में करो ना, 10 में से 5 में श्योर हो, 5 में करो। लास्ट में रखने के एडवांटेजेस भी होते हैं, अब समझने वाले समझ गए होंगे, ठीक है। लास्ट में रखने के एडवांटेज होते हैं, श्योर नहीं हो तो मत ही लिखो, रुक जाओ बेटा, ठीक है, वेट। और अगर खुदा ना खास्ता पता चल गया तो सही है। तो व्हाट आई एम ट्राइंग टू कन्वे, ओके, व्हाट आई एम ट्राइंग टू कन्वे कि डू दैट। आप वर्किंग, मान लो एमसीक्यू का वर्किंग है, जरूरी नहीं है वहां पे दिखाना, दिखा सकते हो तो अच्छा है, नहीं दिखा रहे हो तो साइड में या पीछे आपका जो रफ वर्क है वहां पे करो। वेरी इंपॉर्टेंट, लॉग का कैलकुलेशन जब आप कर रहे हो बेटा, ठीक है, लॉग का कैलकुलेशन बाजू में, जैसे ये मेथड होनी चाहिए, यहाँ पे आप न्यूमेरिकल कर रहे हो, ये आपका मान लो पेज है, तो पेज का ये पार्ट यहाँ पे आपका सॉल्विंग होगा, यहाँ पे लॉग प्रॉपरली आप शो करो, और ये करना है ना। लॉग के कैलकुलेशन के मार्क्स होते हैं, एंड आई विल बी वेरी क्लियर, ओके, पूरे पेपर में रफली 3 से 4 मार्क लॉग कैलकुलेशन में आएंगे, समझा ना। तो सारे न्यूमेरिकल में लॉग यूज नहीं होगा, पर देयर विल बी जहां पे होगा, ठीक है। आप बीच में करते हो तो भी कोई इशू नहीं, ठीक है, ऑन गोइंग कैलकुलेशन में भी कर सकते हो, देयर इज नो नथिंग रूल लाइक ए साइड में लिखना है या यहाँ पे लिखना है, ठीक है। द रूल इज क्या आप लिखो, सिंपल है। देखो, कीवर्ड्स को अंडरलाइन कर सकते हो, ओके, बेसिक चीजें जो आप करते हो, पर स्कूल वाली आदत तो बहुत सारे बच्चों की होती है कि एक्सट्रीमली ब्यूटिफिकेशन ऑफ द पेपर करना, वो भी जरूरत नहीं, ये समझा, कि पूरा ऐसे बॉर्डर बनाए, फ्लावर्स बनाए, आर यू गेटिंग, ये भी बच्चे करते हैं, ओके, ये भी नहीं करना आपको, सिंपल, कंटेंट इज वेरी इंपॉर्टेंट, कंटेंट इज वेरी इंपॉर्टेंट, समझा। आपका कंटेंट सही होगा, टू द पॉइंट होगा, पक्का आपको मार्क्स मिलेंगे। हाँ, कीवर्ड पे अंडरलाइन करना, ये सब चीजें अच्छा है। इसमें भी बच्चे सोचते हैं कि सर 2 पेन लेके जाए, ब्लू पेन और ब्लैक पेन, क्योंकि दोनों अलाउड है ना, तो एक ब्लू पेन से करेंगे और ब्लैक पेन से अंडरलाइन करेंगे, यू कैन डू दैट, करते हैं बच्चे, गलत नहीं है, पेंसिल से अंडरलाइन कर सकते हो, कर सकते हो, पर ये तभी करना जब आपके पास टाइम हो, जब आपके पास टाइम हो, टाइम ना हो तो गाय करने की जरूरत नहीं है। आप ब्लू पेन से लिख रहे हो, वही पेन से सिंपल नीचे से एक अंडरलाइन करो तो भी हो जाता है। और बच्चों में वो नहीं समझ में आता, इफ यू आर राइटिंग एनीथिंग, जैसे फॉर एग्जांपल मैंने कॉपी लिखा तो ये मेरे अंडरलाइन, बच्चे अंडरलाइन ऐसा करते हैं, ये कौन सा अंडरलाइन होता है भाई, ओके, मतलब सिंपल अंडरलाइन करना भी अगर नहीं आ रहा तो दिक्कत है ना, ये कौन सी अंडरलाइन होती है, ओके, ऐसा। तो करो सिंपल अंडरलाइन, ठीक, ऐसा। तो बस, तो ये चीजें हो गई, ओके। आई थिंक मोहित सर, अब क्वेश्चंस एक बार उनको शो कर लेते हैं। सो ये हमने एक छोटा सा पीपीटी जैसा क्रिएट किया है, ओके, बहुत हेल्प करी है मोहित सर ने, मतलब पूरा एनालिसिस किया, क्योंकि शुरुआत के जो सारे है, अच्छा, बहुत सारे बच्चे पूछे सर पीपीटी शेयर करोगे या नहीं, ऑब्वियसली, है ना, वी आर गोइंग टू शेयर द पीपीटी, है ना, सिर्फ सुन लेना अभी हम जो चीजें बता रहे हैं, ठीक है। तो एक एक करके जाते हैं, chapter wise we are going to discuss all the questions, okay, so this is the first chapter, okay, so Mohit sir। जी बच्चों, सबसे पहले फर्स्ट जो क्वेश्चन है
आपने देखा होगा स्टेट, मुझे ऐसा पर्सनली फील हो रहा है कि ये वाला क्वेश्चन शायद इस बार आ सकता है, बिकॉज पूरा ही बैच ऑनलाइन है, तो वो इस चैप्टर का सबसे इजी वाला जो क्वेश्चन हो सकता है। और मोस्ट इंपॉर्टेंट है ये, मोस्टली आपने देखा होगा प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस में भी मिलेगा, दोनों में से एक थ्योरम आएगी। और अगर इसमें भी मैं अगर एक को इंडिकेट करना चाहूँ तो पैरेलल एक्सिस थ्योरम जो है मुझे लगता है पर्सनली इस बार आ सकती है। और कुछ और जैसे तो आपने देखा होगा इस चैप्टर में टोटल 7 डेरिवेशंस है ना। मैंने आपको जब हमने बोर्ड्स की प्रिपरेशन भी करेंगे तो आपने बताया था कि 7 इसके अंदर टोटल डेरिवेशंस है। उसके अंदर से आपको अगर ये जो सेकंड वाला क्वेश्चन है, ये तीनों डेरिवेशन जो है वो सेम पैटर्न के। अगर आप लोगों ने अभी तक भी कुछ भी नहीं पढ़ा है डेरिवेशन, तो शायद एक भी डेरिवेशन आप पढ़ोगे, मान लो आपने टॉर्क का भी पढ़ा, तो रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी और एंगुलर मोमेंटम का भी सेम फैशन में है, और कोई ज्यादा स्पेशल उसमें है नहीं। सिर्फ आपको ये याद रखना है कि टॉर्क में कांस्टेंट अल्फा के साथ घूमता है, और रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी और एंगुलर मोमेंटम में कांस्टेंट ओमेगा के साथ बॉडी रोटेट करती है। तो ये वाला डेरिवेशन भी हम कर सकते हैं। अगर हम इस चैप्टर में एक न्यूमेरिकल अगर हम सोचे कि कौन सा आ सकता है, एक जस्ट प्रिडिक्शन है, ऐसा वो श्योर नहीं है कि वही आएगा। एक प्रिडिक्शन मुझे ऐसा लग रहा है कि शायद कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम वाला जो न्यूमेरिकल है, या इस पे थियरी क्वेश्चंस भी आ सकता है या न्यूमेरिकल भी आ सकता है। ये एक जो क्वेश्चन है शायद वो पेपर में आने के चांसेस दिख रहे हैं। और उसके बाद में एक और जो 6th वाला जो क्वेश्चन है, डिफरेंस वाला सेंट्रीफ्यूगल एंड सेंट्रीपिटल फोर्स, ये भी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो ये 3 क्वेश्चन को मैं अपनी तरफ से इंपॉर्टेंट दूंगा। बाकी क्वेश्चन है ही है, ये आप 4th और 5th अगर थोड़ा सा पेपर उनका मन है हार्ड बनाने का, तो 4th वाला डेरिवेशन भी दे सकता है। तो फर्स्ट वाला, थर्ड वाला और 6th वाला, ये जो तीनों क्वेश्चन है, इसको अपनी तरफ से आप इंपॉर्टेंट आपको याद में रखना है। ठीक है। और बाकी ये जो इसमें सारे के सारे क्वेश्चन है, वो आपको एटलीस्ट इस चैप्टर से ये प्रिपेयर तो करके जाना ही है ना। बहुत बड़ा चैप्टर है नो डाउट, बट ये 6 क्वेश्चंस मिनिमम जो है ये हमें प्रिपेयर करने हैं। ठीक है सर। ओके सर, गोइंग टू द नेक्स्ट, मैकेनिकल प्रॉपर्टी ऑफ फ्लूइड्स। ओके, बच्चों इसमें इस चैप्टर के अंदर आपने देखा होगा फ्लूइड्स वाले चैप्टर में बहुत सारी छोटी छोटी डेफिनेशंस हैं, है ना। तो अगर मैं 1 मार्क या 2 मार्क के अंदर देखूं, तो मुझे ऐसा लगता है कि इसमें से 1-2 मार्क का क्वेश्चन आ सकता है जो कि होगा सिंपल डेफिनेशन बेस्ड। या फिर इसमें ये भी पूछ सकते हैं डिफाइन सरफेस टेंशन, उसकी यूनिट बता दो, है ना। आप ये फोर्सेस के बारे में देख लो। तो ये बड़े छोटे छोटे क्वेश्चन है, आप जब आप अपनी बुक में भी देखेंगे तो आपको ये एक एक लाइन में डेफिनेशंस मिल जाएगी इनकी। तो ये मिनिमम डेफिनेशन है जो हमें इस चैप्टर के लिए याद रखनी है। अब इसके अंदर 3 बड़े डेरिवेशन जो है वो आते हैं, और अगर उसमें हम एक डेरिवेशन को पिक करें जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है, जो मैंने लिखा भी है, देखो, लाप्लास लॉ ऑफ स्फेरिकल मेम्ब्रेन। अब बच्चों ये क्वेश्चन जरूरी नहीं है कि इसी नाम से आए, मे बी वो ये भी पूछ सकते हैं कि आपको प्रेशर इनसाइड द लिक्विड ड्रॉप फाइंड आउट करना है, ठीक है ना। तो आप वो पूरा ये जो मैंने सिर्फ एक हेडिंग दिया है, इसके अंदर आप क्वेश्चन की लैंग्वेज को अगर चेंज कर दिया जाए तो भी आप ध्यान रखना। तो प्रेशर इनसाइड द लिक्विड ड्रॉप ये करके भी आपको कभी कभी एक्सप्रेशन डिराइव करने के लिए बोल सकते हैं। ठीक है। तो लाप्लास लॉ वाला डेरिवेशन मोस्ट इंपॉर्टेंट है। और न्यूमेरिकल के लिए अगर हम लोग देखें तो इस चैप्टर में से शायद अगर न्यूमेरिकल जो है आपको एक फॉर्मूला पता होगा, वर्क डन इक्वल टू सरफेस टेंशन इनटू चेंज इन एरिया वाला, है ना। सरफेस टेंशन और वर्क डन के बीच का रिलेशन, वो न्यूमेरिकली इंपॉर्टेंट एक लगता है। ठीक है। तो इस चैप्टर में बाकी आप क्वेश्चन जब रीड करेंगे तो आपको कैपिलरी वाला जो है वो भी मे बी उसका भी एक्सप्रेशन एक न्यूमेरिकल में भी आ सकता है, या फिर एक सिंपल डेफिनेशन या उसका एक्सप्रेशन डिराइव करने वाला। तो ये 6 क्वेश्चंस जो है ये मुझे पर्सनली इंपॉर्टेंट लगते हैं। और इन 6 में भी मैं अगर इंपॉर्टेंट देना चाहूं तो डेरिवेशन के लिए लाप्लास लॉ ऑफ स्फेरिकल मेम्ब्रेन, और एक मुझे ऐसा लग रहा है कि इसमें से ये आपको डेफिनेशन बेस्ड कोई 2 मार्क का क्वेश्चन आ सकता है, और एक डेरिवेशन इसमें से बनता है। ओके, ठीक है सर। अब ये क्वेश्चंस आपको मिल जाएंगे, तो आप बिल्कुल टेंशन मत लो अभी। और केटीजी एंड रेडिएशन, जैसा कि आपको पता है कि इसमें भी कुछ पार्ट रिमूव हुआ है। तो अगर हम लोग लास्ट पास्ट ईयर पेपर्स में जाके देखें तो इस चैप्टर में से अगर गलती से डेरिवेशन आता है तो एक ही डेरिवेशन है जो आ सकता है, और वो है प्रेशर एक्सर्टेड बाय द गैस वाला। ठीक है ना। अगर उनको ऐसा पेपर नॉर्मल बनाना है, दे डोंट वांट कि हम उसमें कुछ एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी करें, तो वो इस पेपर में से एक डेरिवेशन अगर देना चाहेंगे तो एक ही डेरिवेशन देंगे। और अगर ये डेरिवेशन आता है तो ये 4 मार्क्स में ही आएगा। ये आप समझ लो, बड़ा डेरिवेशन है, 4 मार्क्स का ही आने वाला है ये। तो एक डेरिवेशन है, प्लीज इसको अच्छे से प्रिपेयर करना है। और आपको देखा भी होगा हमने जब नोट्स में लिखा था तो बिल्कुल सिंपल मैनर में है, एक पैटर्न है, बस हमें वो पैटर्न को ध्यान रखना है। ठीक है। और उसके बाद में यहाँ पे मैंने इसमें भी आपको एक फेरिस ब्लैक बॉडी करके है, जो ऑलमोस्ट मतलब आपने अगर देखेंगे तो आपको कहीं ना कहीं पास्ट ईयर पेपर्स में फ्रीक्वेंट मिलेगा।
मतलब हर अल्टरनेटिव ईयर में ये रिपीट हुआ ही ये क्वेश्चन। तो शायद लकीली अगर आपको भी ये क्वेश्चन मिल सकता है, कुछ नहीं तो जैसे आपने देखा होगा कि हमारे भी मॉडल पेपर्स में ये क्वेश्चन इस चैप्टर में से आया है। तो डायग्राम के साथ बनाना, ठीक है ना, अगर डायग्राम अच्छे से बनाओगे तो ऑटोमेटिकली वो उसकी वर्किंग जो है वो उस एग्जामिनर को भी समझ में आएगी। तो इसमें डायग्राम, और डायग्राम को प्लीज जब बनाओ आप, हाँ राउंडर वाउंडर से सर्कल बना दो, कोई दिक्कत नहीं है, आप फ्री हैंड भी बनाओगे तो भी कोई दिक्कत नहीं है। बस उसमें आप उसमें जो भी आप नोमेनक्लेचर करो वो प्रॉपरली कर देना कि भाई इनसाइड में क्या है, आउटसाइड में क्या है, अंदर ये वैक्यूम है ना, वो आपको प्रॉपरली मेंशन करना है। वो मतलब कि आपने कितने बेटर वे में ड्रॉ किया है वो नहीं देखेगा, कि आपने उसमें सब एलिमेंट्स उसमें अच्छे से दिखाया है वो देखने वाला है, ठीक है। और वर्किंग इसमें देख लेना है। और इसमें से भी एक आपने देखा होगा, इमिसिव पावर, आरएमएस वेलोसिटी, बेंज डिस्प्लेसमेंट लो, ये 3-3 मार्क्स के क्वेश्चन बन सकते हैं, 3 या 2 मार्क का क्वेश्चन बन सकता है। अगर न्यूमेरिकल आया तो देयर आर द हाई चांसेस वेंस डिस्प्लेसमेंट लो या फिर स्टीफन्स लो, इन दोनों में से न्यूमेरिकल आने के चांसेस बनते हैं इसमें। तो ये एक न्यूमेरिकली, ये जो फर्स्ट और सेकंड वाला जो है वो न्यूमेरिकली भी इंपॉर्टेंट है, और अगर स्टेटमेंट पूछ लिया तो बात अलग है, बट इनमें से क्वेश्चन बनेगा तो न्यूमेरिकली बनने वाला है, ठीक है। तो ये जो 6 मैंने क्वेश्चंस आपको ये 5 क्वेश्चंस आपको दिख रहे होंगे, ये मिनिमम है इस चैप्टर में। अगर आप ये भी कर लेते हैं तो मुझे पर्सनली ऐसा फील हो रहा है कि इसमें इससे बाहर तो नहीं जाने वाला, ये 5 क्वेश्चन इनफ नहीं है जी सर। अब थर्मोडायनामिक, लास्ट ईयर जैसे कि आपने देखा था बुक तो चेंज हो गई थी, लेकिन बोर्ड्स तो इस बार ही हो रहा है, तो ये एक बार के लिए नया चैप्टर है बिल्कुल, कि जो हम इसमें प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस में जाके नहीं प्रिडिक्ट कर सकते। लेकिन इसमें आप अगर चैप्टर को ध्यान से देखेंगे तो बहुत सारी थियरी है ना, बहुत थियरी है इस चैप्टर के अंदर। तो मोस्टली अब जब ज्यादा थियरी होती है तो हम लोग सोच सकते हैं कि शायद स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चंस आए इसमें। तो इसलिए मैंने इसमें 5 क्वेश्चन जो दिए हैं, पांचों के पांचों आपने देखा होगा थियोरेटिकल क्वेश्चंस ही दिए हुए हैं। अगर न्यूमेरिकल आया तो एक ही बन सकता है, वो है फर्स्ट लॉ पे। फर्स्ट लॉ के अलावा इसमें न्यूमेरिकल बनने के चांसेस है ही नहीं, क्योंकि सेकंड लॉ तो उन्होंने हटा दिया वैसे भी। तो फर्स्ट लॉ पे ही न्यूमेरिकल बन सकता है। और डेरिवेशन आया तो या तो आइसोथर्मल पे आएगा या फिर एडियाबेटिक पे आएगा, दो ही डेरिवेशन है और बड़े इजी है। तो अगर आप चाहे तो ये चैप्टर जो है आप आराम से 45 मिनट्स के अंदर प्रिपेयर कर सकते हैं, और वो आपको डेफिनेटली 3 मार्क्स दे रहा है। और ये 5 क्वेश्चन प्रिपेयर कर लो, आई थिंक ये भी इस चैप्टर के लिए इनफ हो जाएगा। ये कुछ कुछ सिंपल सा आपको जीरोथ लो, फर्स्ट लो, या आपका केमिस्ट्री में भी है, तो हम यहाँ पे 3-4 मार्क्स अगर इस चैप्टर को अगर दिए गए हैं तो वो आप इजीली सिक्योर कर सकते हो इस चैप्टर के अंदर। ओके सर, नेक्स्ट ऑसिलेशन, ठीक है। ऑसिलेशन में ना मैंने यहाँ पे 2 टाइप में एक डिवाइड किया है कि ऑसिलेशन में एक मैंने रेड किया है और एक ग्रीन किया है, ठीक है। सो रेड का मतलब है कि पक्का है, वेरी हाई चांस के आएगा, और ग्रीन है जो अभी नया इंट्रोड्यूस किया है। सो रेड में मुझे लग रहा है कि एक्सप्रेशन फॉर एक्सेलरेशन, वेलोसिटी एंड डिस्प्लेसमेंट, ओके, आने के फुल चांस है, ओके। और अगर हम बात करते हैं दूसरे इसके बारे में, तो एक्सप्रेशन फॉर काइनेटिक, पोटेंशियल, टोटल एनर्जी, ये भी आपने देखा होगा। कॉम्पोजिशन ऑफ 2 SHM, ओके, दिस इज वन ऑफ द बिगेस्ट डेरिवेशन जो 4 मार्क्स के लिए आ सकता है, ओके। सिंपल पेंडुलम के डेफिनेशन और उसके फैक्टर्स जो अफेक्ट करते हैं वो वाले इंपॉर्टेंट है कि कौन से फैक्टर्स सिंपल पेंडुलम को अफेक्ट करते हैं। और इसमें एक डिस्टिंग्विश है जो विच इज वेरी इंपॉर्टेंट, विच इज कोनिकल वर्सेस सिंपल पेंडुलम। तो प्लीज यार इसको आप अच्छे से करना, ठीक है। सो दिस आर द इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस फॉर ऑसिलेशन, ओके। गोइंग टू दिस चैप्टर सर। अगर हम बात कर रहे हैं सुपरपोजिशन ऑफ वेव वाले चैप्टर में, तो एक इसमें से डिफरेंस आने के चांसेस है। आप स्टेशनरी वेव और प्रोग्रेसिव वेव, इसका आप एटलीस्ट एक डिफरेंस याद रख लो। अब इसमें स्मार्टली भी प्ले कर सकते हो। सपोज एक क्वेश्चन वो ये भी बना सकता है, राइट डाउन द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द स्टेशनरी वेव। तो अगर आपने वो डिफरेंस याद किया है स्टेशनरी वेव और प्रोग्रेसिव वेव के, तो वो जो स्टेशनरी वेव के जितने भी पॉइंट याद करें ना, उन्हीं को लिख देना, वही पॉइंट लिख देना। समझ में आ रहा है? तो वो पॉइंट भी लिख दोगे तो आपका काम बन जाएगा। और एक और क्वेश्चन, अगर वो पेपर नॉर्मल इजी बनाना चाहता है, तो लॉ ऑफ वाइब्रेटिंग स्ट्रिंग्स, वो आपको ये समझ लो कि आने ही वाला है। ये मुझे ऐसा गट फीलिंग आ रहा है अंदर से कि इस चैप्टर में से लॉ ऑफ वाइब्रेटिंग स्ट्रिंग में भी आ सकता है, बहुत इजी है। तो बस आप उसको अच्छे से रिप्रेजेंट कर देना। न्यूमेरिकली अगर अपन देखें इस चैप्टर में, तो अगर न्यूमेरिकल आना चाहे तो शायद वो ओपन एंड क्लोज पाइप पे न्यूमेरिकल आ सकता है। न्यूमेरिकली ओपन एंड क्लोज पाइप पे न्यूमेरिकल शायद आ सकता है, ठीक है। और
अप्रोक्स हाउ मेनी मार्क्स अप्रोक्स सेकंड वाले, हाँ अब सेकंड वाले का तो अगर आएगा तो या 2 मार्क्स में या 3 मार्क्स में आएगा पार्ट, इससे ज्यादा तो नहीं बन सकता है। और डेरिवेशन के दो अगर चांसेस देखा जाए तो स्टेशनरी वेव वाला जो डेरिवेशन है इसमें बीट्स वाला भी है, ठीक है ना, इसमें डेरिवेशन आप देखोगे तो एक बीट्स का भी डेरिवेशन है, बट मैंने इसमें मोस्ट इंपॉर्टेंट ही डाले जो मेरे को लगता है कि शायद वो इंपॉर्टेंट है। तो स्टेशनरी वेव वाला डेरिवेशन जो है वो इंपॉर्टेंट मुझे लग रहा है, बीट्स वाला भी है बट उससे ज्यादा इंपॉर्टेंट मुझे लग रहा है कि स्टेशनरी वेव वाला आ सकता है। ठीक है, अगर बीट्स वाला आए तो भाई पीटने मत आ जाना आप लोग कि सर आपने तो बोला बीट्स। ये एक सिर्फ हम लोगों ने लास्ट जो भी एग्जाम्स आए हैं और जो हमें लगता है कि यार ये इंपॉर्टेंट है, वो एक गेस वर्क हमने हमारी तरफ से दिया है ताकि एक आपको लिमिटेड क्वेश्चंस मिले। ठीक है, और सुपर पोजिशन ऑफ वेव वाला ये जो डेरिवेशन है जो रिजल्टेंट वेव वाला है वो शायद आपको ऑसिलेशन में भी मिलता है उसका एक पार्ट, और स्टेशनरी सुपर पोजिशन ऑफ वेव में भी है वो। तो वो डेरिवेशन आप याद कर लेना, मे बी वो ऑसिलेशन के पर्सपेक्टिव से पूछे या हमारे वेव्स के पर्सपेक्टिव से पूछे, दोनों ही डेरिवेशन क्वाइट सिमिलर ही है, ज्यादा डिफरेंस नहीं है। तो ये भी एक डेरिवेशन हम लोग याद कर सकते हैं। ठीक है, तो इस चैप्टर में थियोरेटिकल पॉइंट से देखे तो एक डिस्टिंग्विश आ सकता है, न्यूमेरिकली देखे तो ओपन एंड क्लोज पाइप का न्यूमेरिकल देयर आर द हाई चांसेस, और डेरिवेशन में स्टेशनरी वेव वाला और रिजल्टेंट वेव वाला, ये दो डेरिवेशन इंपॉर्टेंट है। यस, यहाँ पे ना एक पॉइंट मैं ऐड करूंगा जो सर ने यहाँ पे डिस्टिंग्विश का बोला। आप लोग इस बार देखना हमारे टेक्स्ट बुक में है ना, इन्होंने कोई कोई चैप्टर में स्पेसिफिकली डिस्टिंग्विश बना के दिया है। आपने नोट करा होगा, जैसे है ना मैंने ये एक्चुअली में यहाँ से ही निकाला, कोनिकल वर्सेस सिंपल पेंडुलम। प्लीज यार ये रीड करो, इस बार हम लोग को लग रहा है 99.9% डिस्टिंग्विश वहीं से कहीं फंसेगा, समझो। एक डिस्टिंग्विश आएगा फिक्स है, कोई भी चैप्टर में से एक डिस्टिंग्विश 100% आएगा। देखो डिस्टिंग्विश पक्का है, एक डायग्राम पक्का है, ठीक है। तो जिस जिस टॉपिक में हमें लग रहा है ना कि यार इसमें डायग्राम आने के चांस है, वो हम डायग्राम भी आपको बताए। जैसे सर ने बोला फेरिस ब्लैक बॉडी, रोटेशनल में वो वाला जो जिसमें आप फोर्सेस शो करते हो, बैंकिंग वाला है ना, तो वो आप डायग्राम अच्छे से करते हो, ठीक है। जैसे अभी ऑसिलेशन में भी बोलूं, यहाँ पे मैं जब बोलता हूँ ना कॉम्पोजिशन ऑफ टू एसएचएम, इसकी लैंग्वेज थोड़ी अलग होती है। फॉर एग्जाम्पल वो लोग कई बार बोलते हैं एक्सप्लेन द एनालिटिकल ट्रीटमेंट ऑफ द टू एसएचएम्स व्हेन दे आर कंबाइंड टुगेदर, तो इसका मतलब भी वही है। तो अब मैंने बोला कॉम्पोजिशन ऑफ टू एसएचएम, वहां आया एनालिटिकल ट्रीटमेंट, तो मतलब सेम है, बस यार आपको वहां पे वर्डिंग्स पे वो खेलेंगे, वो चीजें ध्यान दें, समझा नहीं समझा। तो दो एसएचएम आए ना वो कीवर्ड, ये समझो, ठीक है। दो एसएचएम आए वो कीवर्ड, और आपको उसके रिलेटेड का क्या आना चाहिए। तो अब टोटल मिला के 7 ही टॉपिक मैंने बोला। आप देखो हर चैप्टर में हम 5, 6 या 7 टॉपिक बता रहे हैं, मतलब ऑन एन एवरेज 5 से 6 टॉपिक हो रहे हैं। ये 6 टॉपिक पकड़ के चलो कि करने ही अच्छे से, मतलब देयर इज अ हाई चांस कि मैक्सिमम पेपर ये 6 टॉपिक के अराउंड घूमने वाला है। न्यूमेरिकल हो सकता है, एमसीक्यू हो सकता है, या तो थियरी हो सकता है, ये समझा। ये सारी चीजें इसके अराउंड ही घूमेंगी कहीं ना कहीं, ठीक है। अच्छा, गोइंग टू द नेक्स्ट पार्ट, वेव ऑप्टिक्स। यस, अब वेव ऑप्टिक्स में आपने देखा होगा मोस्ट ऑफ द पार्ट इसमें रिमूव कर दिया, 50% जैसे पोलराइजेशन वाला पार्ट रिमूव कर दिया है, और उन्होंने खुद ने ही आपको 2 टॉपिक ऐसे बड़े बड़े दे दिए कि आपको समझ में आ जाएगा कि क्वेश्चन जो बनने वाला है इनमें से बन सकता है। ठीक है, तो एक इंटरफेरेंस और डायफ्रैक्शन, इसमें भी सेम आप वो डिस्टिंग्विश याद रख लेना, क्योंकि लास्ट में इसमें भी टेबल में दिया हुआ है, तो वो एक आपको याद रखना है। और अगर 2 डेरिवेशन यहाँ फंसते हैं, उसमें एक डेरिवेशन तो बहुत इंपॉर्टेंट है, वो यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट, ठीक है ना। तो यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट जो है कि हम लोग अगर पूरी बुक में भी देखें कि जिनमें अगर हम इंपॉर्टेंट डेरिवेशंस में मार्क करें तो शायद उसमें यंग्स डबल स्लिट वाला आ जाता है। तो एक ये डेरिवेशन बहुत इंपॉर्टेंट है। उसके बाद में डायफ्रैक्शन मैंने लिखा है, डायफ्रैक्शन का आपने देखा होगा कि अगर हमें इंटरफेरेंस अच्छे से आ जाता है तो डायफ्रैक्शन का डेरिवेशन तो बहुत ही ज्यादा इजी है, तो इसको भी हम लोग याद रख सकते हैं। स्टार्टिंग में मैंने वो पॉइंट ऐड नहीं किया है, वो एक छोटा सा पॉइंट और है हमारे, वो हाइगन्स थियरी वाला जो है वो भी आप थोड़ा सा याद रख सकते हो थियोरेटिकली, अगर आपको याद रखना है तो इस चैप्टर में एक छोटा सा पॉइंट आपको मिलेगा, वो हाइगन्स थियरी, वो एक है, वो थियरी वाला क्वेश्चंस आपको बना के दे सकता है, जिसमें आप चाहे तो वो आपको वेव फ्रंट क्या है वो पूछ ले, ठीक है ना। ये छोटे छोटे क्वेश्चंस, एक आध मार्क्स के जो क्वेश्चंस है, हाँ ह्यूजेंस प्रिंसिपल, वो एक आध मार्क्स का क्वेश्चंस आपको वहां से पूछ सकते हैं, ठीक है। और अगर बड़े क्वेश्चंस की बात करें तो उसमें मैंने ये आपको 3 क्वेश्चन बनाए जो आपको मिनिमम 3 मार्क्स के मिलेंगे। ओके ओके सर, गोइंग टू द इलेक्ट्रोस्टैटिक्स पार्ट, ठीक है। यहाँ पे मुझे लगता है कि एप्लीकेशन ऑफ गॉसेस लॉ पक्का है, ठीक है। मतलब आपके पास 3 एप्लीकेशन होंगे ना, 3 में से कोई तो आ ही रहा है, वो श्योर है। सो दैट्स आवर गट फीलिंग।
अच्छा, एनर्जी स्टोर्ड इन अ कैपेसिटर का न्यूमेरिकल, या तो कैपेसिटर्स इन सीरीज वर्सेस पैरेलल का न्यूमेरिकल। ठीक है, तो इलेक्ट्रोस्टैट्स में से कोई न्यूमेरिकल बनेगा तो मुझे लग रहा है कि वो कैपेसिटर का बनेगा, और डेरिवेशन अगर कैपेसिटर का पूछा तो वो आपको किसका पूछ सकते हैं, एनर्जी स्टोर्ड इन अ कैपेसिटर का। ठीक है, पोलर वर्सेस नॉन पोलर डाइलेक्ट्रिक, इसका आप एज अ डिस्टिंग्विश फॉर्म में याद रखना, सो दैट अगर कोई आपको डेफिनेशन पूछ जाए, फॉर एग्जांपल पोलर डाइलेक्ट्रिक क्या होता है, इसके एग्जांपल्स, नॉन पोलर डाइलेक्ट्रिक क्या होता है, उसका एग्जांपल्स। ठीक है, तो इसे डिस्टिंग्विश के फॉर्म में याद रखो। अगेन, अब आता है ऊपर वाला जो चार पार्ट है ना, वो पार्ट है जो लास्ट मतलब इतने सालों से चला रहा था, और ग्रीन वाला पार्ट वो है जो उन्होंने अभी इस साल ऐड किया। ठीक है, तो इस साल में ऐड किया है, उसमें से क्या चीजें इंपॉर्टेंट है, तो अब देखो, एक तो है एक्सप्रेशन फॉर पोटेंशियल एनर्जी, U इज इक्वल टू आपका जो होता है K Q1 Q2/R। ठीक है, तो ये फॉर्मूला जो आया जिसमें इंटीग्रेशन इन्वॉल्व है, ये एक डेरिवेशन है। दूसरा डेरिवेशन जो है एक्सप्रेशन फॉर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू इलेक्ट्रिक डाइपोल, ये थोड़ा लंबा डेरिवेशन है, हमने क्लास में 3-4 बार सॉल्व करा है। ओके, इसको एक बार देख लेना, क्लास की मेथोडोलॉजी यूज करना, काफी सिंपल तरीके से करा है। ओके, सो वो डेरिवेशन टेक्स्ट बुक का थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है, हमने काफी इजी तरीके से ट्राई करा। पोटेंशियल एनर्जी ऑफ अ डाइपोल इन एक्सटर्नल फील्ड विच इज U इज इक्वल टू PE cos थीटा वाला पार्ट, एंड कैपेसिटर्स विद एंड विदाउट डाइलेक्ट्रिक। ठीक है, अब ये जो चार पार्ट है ना, इसमें से इनके इफ यू फील कैसा मुझे टफ लगता है, या मैं करूं या ना करूं, तो आपको चार में से जो भी चीज समझ में आती है वो करना। ठीक है, पूरा चैप्टर छोड़ना नहीं है। ओके, ये मेरी एक चीज इंपॉर्टेंट है जो ध्यान देना। ओके, पूरा चैप्टर नहीं छोड़ना, ये चार चीज अचीवेबल है, इजी है, कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं आएगी, और ये चार में से जो आप कर सकते हो वो करके जाना। ये समझाया नहीं समझा? ओके, सो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। यू अब से कोई भी पूरा चैप्टर स्किप नहीं करेगा, दिस इज द बेयर मिनिमम थिंग। कुछ नहीं तो जितनी चीजें हमने बोली है यहाँ पे, जितनी चीजें मोहित सर ने बोली है, वो प्लीज उतनी करके जाना। ठीक है, सो उतना भी करोगे तो सफिशिएंट। गोइंग टू द नेक्स्ट पार्ट। ओके, करंट इलेक्ट्रिसिटी। ओके, करंट इलेक्ट्रिसिटी में मतलब प्रीवियस अगर आप क्वेश्चंस देखोगे तो आपने देखा होगा मीटर ब्रिज बहुत बार आया है कि सोर्सेस ऑफ एरर क्या होते हैं, या मीटर ब्रिज किस तरह से वर्क करता है। ओके, तो यार एक बार उस टॉपिक को बहुत अच्छे से पढ़ना। ओके, सेकेंडली एमीटर वर्सेस वोल्ट मीटर, इसको मैंने रेड बॉक्स दिया, मतलब वेरी इंपॉर्टेंट, इसको है ना आप डिस्टिंग्विश के फॉर्म में याद रखो, दिया भी है हमारे टेक्स्ट बुक में। ऑल्सो कन्वर्जन भी याद रखो कि फॉर एग्जाम्पल एमसीजी को कैसे कन्वर्ट करते हैं, तो दो ही फॉर्मूला, बोर्ड्स में दो ही फॉर्मूला के ऊपर क्वेश्चन आएगा, एक तो GIG/I-IG और दूसरा है V/IG-G। ठीक है, तो या तो न्यूमेरिकल फंसेगा, या तो एमीटर वर्सेस वोल्टमीटर का डिस्टिंग्विश आएगा, पर आने वाला है, ये मान के चलना, कुछ ना कुछ तो पक्का आ रहा है एमीटर वोल्टमीटर के ऊपर, गट फीलिंग। ओके, इंट्यूशन है। व्हिटस्टोन्स नेटवर्क इज अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक। ठीक है, सो व्हिटस्टोन्स नेटवर्क का मैंने न्यूमेरिकल डाला, आपने देखा होगा, तो सिंपल वो चार वाले जो न्यूमेरिकल टेक्स्ट बुक में भी मिलेंगे, पुराने टेक्स्ट बुक में मिलेंगे, प्रीवियस ईयर में मिलेंगे, सिंपल वाले, ये बैलेंस नहीं है, बैलेंस करके दिखाओ, इतने सिंपल होते हैं। ठीक है, करके जाओ बेटा, है ना। प्रिंसिपल ऑफ पोटेंशियोमीटर, क्लास में मैंने बोला था कि एक ही फॉर्मूला होता है प्रिंसिपल ऑफ पोटेंशियोमीटर का, जो आप अच्छे से याद करके जाना। कौन सा वाला फॉर्मूला, अगर सबको याद होगा तो, कि V इज इक्वल टू, है ना, E/R+R+RE इंटू कैपिटल R/L इंटू स्मॉल l। सो ये फॉर्मूला जो हमने क्लास में डिस्कस किया था, ये अकेले फॉर्मूला के ऊपर क्वेश्चंस बनते हैं, सो ये याद करके जाओ। मैंने यहाँ पे एप्लीकेशन ऑफ पोटेंशियोमीटर को इतना इंपॉर्टेंस नहीं दिया है, क्योंकि मुझे लगता है कि ये एक्चुअली में हमारा प्रैक्टिकल का पार्ट होता है, तो ज्यादा मैं इसको वेटेज नहीं देता। सो व्हाट आई एम ट्राइंग टू से, और व्हाट वी आर ट्राइंग टू से, दिस इज द इंपॉर्टेंस अकॉर्डिंग टू अस। ओके, ऐसा नहीं है कि बाकी चीजें नहीं पढ़नी, बट ये चीजें बेयर मिनिमम है जो करके जानी ही है। ओके, ये करना है कंपलसरी, बाकी आप जो चीजें कर रहे हो वो आपके और मार्क्स को इंप्रूव करेगा, ये समझ में आया? ठीक है, सो दिस इज द थिंग विच वी आर गोइंग टू कन्वे। नेक्स्ट, मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू इलेक्ट्रिक करंट। ओके, इसमें एक तो डायग्राम है मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर का, अच्छे से करके जाओ, वो हो सकता है आपको 2 मार्क के लिए आ जाए इस बार। 100% जो क्वेश्चन मुझे लग रहा है, वो लग रहा है मुझे इस बार एम्पियर का सर्किटल लॉ का एप्लीकेशन, मतलब या तो कोई डेरिवेशन आएगा इनफाइनाइट वायर का, सोलेनॉइड का, या टॉरॉइड का। चैप्टर का जो लास्ट पार्ट है अच्छे से करके जाओ,
2 बार 3 बार डेरिवेशन लिख दो, चांस है कि पूछा जाएगा, ठीक है। रिमेनिंग जो 2 पार्ट है ना बेटा, वो एक्चुअली में अगेन न्यू एडेड है। पहला है बायट-सैवर्ट्स लॉ, करंट ड्यू टू लॉन्ग वायर, सर्कुलर आर्क एंड एक्सिस ऑफ अ रिंग। अगर आप चेक करोगे, मैंने इसको ऐसे फॉर्मेट में लिखा है, मुझे लग रहा है वैसे वाइज, मतलब इंपॉर्टेंस वाइज। आई फील करंट ड्यू टू लॉन्ग वायर जो है और सर्कुलर आर्क है, ये दोनों के आने की प्रोबेबिलिटी ज्यादा है कंपेयर टू एक्सिस ऑफ अ रिंग। क्यों? क्योंकि एक्सिस ऑफ अ रिंग का डेरिवेशन बहुत डिफिकल्ट है, सबको याद है ना। एक्सिस ऑफ अ रिंग में ऐसा जाके जेड एक्सिस पे पूरा रिजॉल्व कर करके इंटीग्रेशन कर करके आंसर लाया, तो बहुत ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड है। और इस साल मुझे थोड़ा कॉम्प्लिकेशन कम करने की प्रोबेबिलिटी उनकी लग रही है, इसीलिए तीनों में से अगर मैं बोलूं तो सबसे इजी डेरिवेशन है सर्कुलर आर्क का। ओके, क्योंकि करंट ड्यू टू लॉन्ग वायर जो है ना, वो इसी में कवर हो जाता है। देखो, अगर वो एम्पियर में कवर हो रहा है, एक्सिस ऑफ अ रिंग टफ है, तो कौन सा इजी है? सर्कुलर आर्क। तो सर्कुलर आर्क आने की प्रोबेबिलिटी ज्यादा है। करो, ये अच्छे से करना, ठीक है। टॉर्क ऑन अ करंट लूप मतलब हमारे पास है, और एन आई ए बी साइन थीटा दैट इज एमपी साइन थीटा, वो कैसे लेके आते हैं उसका डेरिवेशन है, रीड करना। अगेन इसमें बेयर मिनिमम जो करना है वो है एमसीजी, एम्पियर सर्क्यूटल लॉ, इनफाइनाइट, सोलेनॉइड, टॉरॉइड। और बायट-सैवर्ट्स लॉ में मतलब जो चीजें लिखी वो अगर वो नहीं कर पाते तो सर्कुलर आर्क विदाउट फेल कर लेगा, ठीक है। सो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। सो ये आपका हो गया मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू इलेक्ट्रिक करंट। नेक्स्ट, मैग्नेटिक मटेरियल, श्योर शॉर्ट क्वेश्चन, पक्का 100% आ रहा है। ऑर्बिटल मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट EVR/2 का डेरिवेशन करके जाओ, बोल दे रहा हूं आज, ठीक है। अगर आप नहीं कर रहे और आपके मार्क्स अगर आप भूल मतलब नहीं ले पा रहे, तो इससे बुरी चीज कोई नहीं होगी कि आज बोला आपने नहीं किया, याद नहीं रहा तो रटो, करो। एंड दूसरा डेफिनेशन, मैग्नेटाइजेशन, परमियाबिलिटी, मैग्नेटिक इंडक्शन, मैग्नेटिक इंटेंसिटी और उस सबका रिलेशन पक्का है। देखो, फिक्स है कि इसमें से ये 2 चीज तो आ ही रही है, क्योंकि चैप्टर ही इतना है, सबको समझा है। बोर्ड्स वालों को बहुत अच्छे से पता है कि मैंने कितनी बार ये चीजें करवाई, तो दोनों आ रहा है, फॉर श्योर आ रहा है, 100% आ रहा है, ठीक है। दोनों करके जाओ, ये जाओ, ओके। मतलब ये चैप्टर में आपके 4 से 5 मार्क फॉर श्योर मिल जाएंगे, ठीक है। मतलब डेरिवेशन ये वाला जो क्लास में भी हमने काफी अच्छे से डिस्कस किया है, म्यू नॉट म्यू आर एच, और म्यू आर होता है आपका 1 प्लस ससेप्टिबिलिटी, ये वाला, डू दैट, डोंट फॉरगेट दिस, ओके। और ऑर्बिटल मैग्नेटिक मोमेंट आपको पता है, गायरो मैग्नेटिक रेशियो, तो वो 1 मार्क में पूछा जाएगा, E/2m का वैल्यू कितना होता है, ओके। सब चीजें क्लास में बहुत बार बोली है, आपके नोट्स भी पढ़ोगे तो सफिशिएंट होगा मैग्नेटिक मटेरियल के लिए, ठीक है। So this is the magnetic material part. Going to the next chapter after magnetic material, the next chapter is EMI, electromagnetic induction. इसमें जो मुझे लग रहा है कि सबसे इंपॉर्टेंट है वो है Faraday's law of EMI and Lenz's law, सेल्फ इंडक्शन वर्सेस म्यूचुअल इंडक्शन। आई फील इसके ऊपर कोई न्यूमेरिकल फंसेगा इस बार, जिसमें आपको वो सेल्फ इंडक्टेंस की वैल्यू कैलकुलेट करने को देंगे बाय यूजिंग द फॉर्मूला E is equal to minus L di/dt, या तो E is equal to minus M di/dt। सो इसमें चेंज इन करंट दिया होगा, टाइम दिया होगा, E दिया होगा और L कैलकुलेट करने को बोलेंगे, और L का यूनिट याद रखना हेनरी है। अगेन आपने देखा होगा बहुत बार ट्रांसफॉर्मर का क्वेश्चन आया है, ट्रांसफॉर्मर इसीलिए सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। रट के जाओ, स्टेप अप वर्सेस स्टेप डाउन का ट्रांसफॉर्मर का डिफरेंस क्या है और उसका डायग्राम क्या है, डोंट फॉरगेट। ये चैप्टर में से ट्रांसफॉर्मर इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट, ओके, कंपल्सरी ये करके जाना, ओके। देन नीचे आते वक्त हमारे पास 4 टॉपिक जो मैंने यहाँ पे मेंशन करे हैं, मोशनल ईएमएफ, ट्रांसलेशनल वर्सेस रोटेशनल, ओके। एक फॉर्मूला है LBV और दूसरा है हाफ बी ओमेगा L स्क्वायर, ठीक है। इसके ऊपर में से आई फील ट्रांसलेशनल वाला पार्ट इज मोर इंपॉर्टेंट कंपेयर टू रोटेशनल, ओके। ट्रांसलेशनल इज मोर इंपॉर्टेंट। एनर्जी स्टोर्ड इन मैग्नेटिक फील्ड, जिसका डेरिवेशन है छोटा सा हाफ LI स्क्वायर वाला, आप चाहो तो कर सकते हो। कोएफिशिएंट ऑफ कपलिंग का डेफिनेशन वेरी इंपॉर्टेंट, एंड कौन से फैक्टर्स कोएफिशिएंट कपलिंग को मतलब मैटर करते हैं के को, है ना, वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट, तो ये अच्छे से करके जाना। एडी करंट,
एडी करंट के एप्लीकेशन सिर्फ नाम पता होने चाहिए, जैसे इंडक्शन फर्नेस हो गया, ओके, डेड वेट गैल्वेनोमीटर हो गया, ब्रेकिंग सिस्टम हो गया, एडी करंट के इंपॉर्टेंट एप्लीकेशन और एडी करंट का बेसिक डेफिनेशन क्या होता है, व्हर्लपूल करंट्स होते हैं एंड सो ऑन, ठीक है। सो दिस आर द इंपॉर्टेंट पार्ट इन द एंटायर चैप्टर ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। गोइंग टू द नेक्स्ट पार्ट, दैट इज अल्टरनेटिंग करंट, एसी सर्किट। इस बार मुझे लग रहा है कि सीरीज एंड पैरेलल रेजोनेंस में से एक पक्का डेरिवेशन आ रहा है, करके जाओ विदाउट फेल, ओके, बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। एवरेज और आरएमएस वैल्यू इस बार नया ऐड किया है, ओके, तो क्लास में याद होगा आपको, मैंने डेफिनेशन और डेरिवेशन दोनों करवाया था। एक का पार्ट है 2 E0 बाय पाई, दूसरे का है E0 बाय √2, ओके। मेरे हिसाब से न्यूमेरिकल बनने के चांस ज्यादा है। फॉर एग्जाम्पल E इज इक्वल टू आपको वैल्यू दे दिया और वहां से आपको ढूंढना है आरएमएस कितना होता है, बराबर ना, और मतलब अलग अलग चीजें जो होती है वो सब टेक्स्ट बुक में सॉल्व एग्जांपल है, वो करके जाना, आपको आइडिया लग जाएगा, ओके। पहला ही सॉल्व एग्जांपल, एज सुन एज एवरेज आरएमएस खत्म होता है। रेजिस्टेंस वर्सेस रिएक्टेंस, डेफिनेशन और डिफरेंस दोनों टेक्स्ट बुक में दिया है, समझा नहीं समझा? सो प्लीज, वेरी इंपॉर्टेंट है ना, करके जाओ, ठीक है। आरएमएस और एवरेज के लिए डेरिवेशन है, देख के जाना, मतलब क्या पता वो इंटीग्रेशन वाला पार्ट पूछ ले, पर मैंने बोला न्यूमेरिकल आने की प्रोबेबिलिटी थोड़ी मुझे ज्यादा लगे, ओके। देन प्योर रेजिस्टर, प्योर इंडक्टर, प्योर कैपेसिटर एंड आरएलसी सीरीज, इसके लिए एक चार्ट है, ओके। प्योर रेजिस्टर, प्योर इंडक्टर, प्योर कैपेसिटर, क्लास में भी मैंने चार्ट के फॉर्मेट में आपको सिखाया था प्रॉपर्ली, ओके। तो मेक श्योर करो बेटा कि वो चार्ट ही देखो, एक सिंपल पेज है, वो पेज में पूरा चीज आपको पता चल जाएगा। डायग्राम होता है, एक्सप्रेशन होता है, करंट का एक्सप्रेशन होता है, इंपीडेंस होता है, फेज डिफरेंस होता है, कौन लीड करता है कौन लैग करता है, ये सब चीजें 5-6 पॉइंट बना के आपका 3 मार्क्स का क्वेश्चन ऐसे बन जाता है, ओके। सबसे इजी चैप्टर है ना एसी सर्किट है, आपको लगता होगा टफ है, पर सबसे इजी चैप्टर एसी सर्किट है। एसी सर्किट में इतना ही करके जाओ, फॉर श्योर आपका पूरा चैप्टर हो जाएगा, ओके। सीरीज पैरेलल, एवरेज आरएमएस, डिफरेंस बिटवीन रेजिस्टेंस रिएक्टेंस, चार्ट गिवन इन द लेक्चर, लास्ट एलसी ऑसिलेशन। एलसी ऑसिलेशन में अगेन डायग्राम आर इंपॉर्टेंट, कैपेसिटर से इंडक्टर में गया, इंडक्टर से कैपेसिटर में गया एंड सो ऑन, 5 चीजें सफिशिएंट है एलसी सर्किट में, एसी सर्किट, ठीक है। So this is about AC circuit. Going to the next part, Mohit sir, dual nature. बच्चों ये चैप्टर तो मतलब बिल्कुल ही छोटा चैप्टर है ऑलरेडी, और अगर हम इसमें देखें तो एक ही क्वेश्चन बनने के चांसेस है, वो है फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, ठीक है। अगर इसमें से न्यूमेरिकल आता है तो भी वो फोटो इलेक्ट्रिक इक्वेशन पे आने वाला, E = 5 प्लस काइनेटिक एनर्जी वाली इक्वेशन है ना। तो अगर न्यूमेरिकल आया तो वो वाला उसी इक्वेशन पे न्यूमेरिकल आएगा, और न्यूमेरिकल करने का मैंने आपको शॉर्टकट बताया है ना। आप H इंटू न्यू में सारे एक्सप्रेशन लिखने मत बैठना, आप वो हमारे 12400 अपॉन लैम्बडा वाली जो इक्वेशन है, मैंने जो शॉर्टकट बताया है, वो आप लोगों के लिए इक्वेशन सही रहेगी टू सॉल्व द न्यूमेरिकल, क्योंकि इसमें सॉल्विंग ज्यादा आएगी न्यूमेरिकल में, ठीक है। और थियरी क्वेश्चन आया तो फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट को डिफाइन करना है, और एक्सपेरिमेंटल सेटअप एटलीस्ट उसका डायग्राम अच्छे से ध्यान रख लेना, क्योंकि अगर डायग्राम भी आपने अच्छे से बनाया है तो उसके रिगार्डिंग आप थियरी और वर्किंग तो पूरा लिखे दोगे, ठीक है। और फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट की जो डेफिनेशन है, जिसके अंदर हमारा वर्क फंक्शन भी हो गया है, थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी क्या हो गया है, इस पे भी शॉर्ट नोट आ सकता है, कोई 2-2 मार्क्स से क्वेश्चन पूछ सकते हैं। और एक आपने देखा होगा कि हमारे फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट में 3-4 ग्राफ्स दिए हुए हैं, जिसमें हम कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट जिसको बोल सकते हैं, ठीक है ना। तो वो एक ग्राफ है, वो आपको पढ़ने हैं। ग्राफ एटलीस्ट आप अच्छे से समझ जाओ, तो उसके रिगार्डिंग जैसे आपको ग्राफ समझ में आता है तो उसके रिगार्डिंग आप पॉइंट्स लिख सकते हो। एक और शॉर्ट नोट बनती है इसमें से, वो है डी ब्रोगलीस हाइपोथेसिस, बहुत ही इजी है ना, जिसमें हम लोग वेव नेचर और पार्टिकल नेचर दोनों को कंपेयर करते हैं, और एक हमारे डी ब्रोगली वेवलेंथ जो है उसको डिराइव करते हैं। तो ये 3 क्वेश्चन बनते हैं। न्यूमेरिकल आएगा तो भी सिर्फ और सिर्फ फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट की वो इक्वेशन पे ही बनता है, ठीक है। अब नेक्स्ट जो हमारा चैप्टर है वो है ड्यूअल नेचर। इसमें भी आपने देखा होगा 50% चैप्टर तो उन्होंने खुद ने उड़ा दिया। तो अब अगर डेरिवेशन पूछेंगे तो डेरिवेशन 2 ही बचे हमारे पास में, या तो वो रेडियो एक्टिव डीके लॉ का डेरिवेशन है, और या फिर जो हमारे रेडियस और वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन को फाइंड करने वाला जो एक्सप्रेशन है, एक वो डेरिवेशन है। एक और डेरिवेशन है इसके अंदर, वो है हमारे एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन वाला। बट इन 3 में से अगर हम 2 सेलेक्ट करें तो 2 वो है हमारे, एक तो रेडियो एक्टिव डीके वाला है, और दूसरा है हमारे रेडियस एंड वेलोसिटी को फाइंड करने वाला। एटलीस्ट अगर आपको न्यूमेरिकली भी हेल्प चाहिए
तो वो जो रेडियस का नंबर ऑफ ऑर्बिट नंबर के साथ में जो रिलेशन है, वेलोसिटी का ऑर्बिट नंबर के साथ में जो रिलेशन है, वो जो मैंने आपको टेबल भी अपने नोट्स में है, एटलीस्ट वो टेबल में r का n के साथ रिलेशन और v का n के साथ रिलेशन, वो हम आप याद रखें, क्योंकि कभी कभी क्वेश्चन आ जाता है कि फर्स्ट ऑर्बिट की रेडियस ये है तो फोर्थ ऑर्बिट की रेडियस फाइंड आउट करें, सो एंड सो। और अगर न्यूमेरिकल देखें तो वो वेवलेंथ वाला जो मैंने बोला ना थर्ड में, न्यूमेरिकल ऑन वेवलेंथ फॉर्मूला, मैं वो वाले फॉर्मूले की बात कर रहा हूँ, 1/λ इक्वल टू रेडबर्ग कांस्टेंट ब्रैकेट के अंदर 1/p² माइनस 1/n² वाला, वो फॉर्मूले पे न्यूमेरिकल इस चैप्टर में सबसे इंपॉर्टेंट है। स्पेक्ट्रल सीरीज वाला जो है ना, वो कभी कभी आपको सीरीज लिमिट पूछ लेंगे, या फिर बोल देंगे कि अगर हम सेकंड से फिफ्थ में जंप कर रहे हैं तो वेवलेंथ कितनी है, या फिफ्थ से सेकंड में जंप कर रहे हैं तो वेवलेंथ कितनी है, सो एंड सो। तो ये वेवलेंथ वाले फॉर्मूले पे जो न्यूमेरिकल आ रहे हैं वो प्लीज एक बार देख लेना, बहुत ही सिंपल है, फॉर्मूला भी बड़ा सिंपल है, एक बार याद करोगे, एक न्यूमेरिकल करोगे तो इजीली हो जाएगा। थियरी क्वेश्चन बनेगा तो सिर्फ और सिर्फ बोर्स पोस्टुलेट पे बन सकता है, जो मुझे ऐसा लगता है कि अगर थियरी आया तो बोर के तीनों पोस्टुलेट आपसे लिखवा देगा वो, तो आप स्टेटमेंट इन तीनों को याद रख लेना। स्टेटमेंट नहीं तो एटलीस्ट वो मैंने आपको न्यूमेरिकल इक्वेशन बताई है वो भी लिख दूंगे स्टेटमेंट के फॉर्मेट में, हो गया कि भाई सेंट्रीपिटल फोर्स जो है वो हमारे अपने इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स के इक्वल होता है, सेकंड में हमारे वो L इक्वल टू हमने बोला ना NH/2 हो गया है, थर्ड में हमने कि वो जो डेल्टा ई है वो h न्यू के इक्वल हो गया है। बस इतना भी हमने लिख दिया है, उनको स्टेटमेंट्स में लिख देना, ताकि क्या होगा कि वो 3 मार्क्स का होगा तो वो जस्टिफाई हो जाएगा। सीधी इक्वेशन लिखोगे तो मार्क्स नहीं मिलेंगे, फिर वो एक ही मार्क देगा, लेकिन वो इक्वेशन को अगर स्टेटमेंट बना दिया तो 3 मार्क्स पूरे पक्के हो गए। तो वो बुकिश लैंग्वेज लिखोगे तो शायद थोड़ा टफ मिल जाएगा, बट वो हमने सिंपली स्टेटमेंट को अगर आप अपनी लैंग्वेज में लिख देना, ठीक है। ओके सर, और कमिंग टू द लास्ट चैप्टर दैट इज सेमीकंडक्टर डिवाइसेस। ओके, यहाँ पे मैंने 3 चीज पे हाईलाइट करा है। ओके, फर्स्ट सबसे इंपॉर्टेंट जो क्वेश्चन मुझे लगता है वो है हाफ वेव फुल वेव रेक्टिफायर। रिमेंबर एज अ डिफरेंस फॉर्मेट, डायग्राम, देन छोटा सा वर्किंग, ओके, कौन सा डायोड वर्क करता है, वेव फॉर्म, ओके, ये 3 चीज, और एफिशिएंसी। ओके, 4 पॉइंट भी हो गए और आपके पास पूरा एक क्लियर कट पिक्चर भी आ गया, है ना। सो एब्सोल्युटली सेमीकंडक्टर डिवाइस में वर्किंग वेरी हाई चांस आ सकता है, मतलब आने ही वाला है, आएगा ही आएगा, श्योर है, ठीक है। तो हाफ वेव फुल वेव रेक्टिफायर इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट। सेकंड, लॉजिक गेट। ओके, लॉजिक गेट आने वाला है, कहाँ आएगा वो नहीं पता, पर आएगा, या तो 1 मार्क में जाएगा, 2 मार्क में आएगा, 2 मार्क में वो कोई गेट के बारे में पूछ लेंगे, 3 मार्क में 3 गेट के बारे में पूछ लेंगे, ठीक है, पर 1 2 3 में फॉर श्योर लॉजिक गेट फंसने वाला है। तीसरा, फोटोडायोड सोलर सेल एलईडी, ये भी मैंने क्लास में जब बताया था तो बोला था कि एप्लीकेशंस इन सब के बहुत अच्छे से करना, किस किस के एप्लीकेशंस दिए गए हैं, कौन से बायस में काम करता है, जैसे फोटोडायोड रिवर्स बायस में काम करता है, सोलर सेल में कोई बायसिंग की रिक्वायरमेंट नहीं है, एलईडी फॉरवर्ड बायस में काम करता है, ये चीजें मेक श्योर करो अच्छे से करें। ओके, एंड वेरी इंपॉर्टेंट, ये सबके डायग्राम्स, अब जो बोल रहे थे ना, ये सबके डायग्राम्स इंपॉर्टेंट है। सी कंस्ट्रक्शन वो सब जो आप, मैंने बोला जो चीजें बता रहा हूं वो करनी है, जितनी एक्स्ट्रा करोगे उतना आपके लिए बेटर होगा। मैंने बोला ना, ये बेयर मिनिमम चीजें जो करके जानी ही है हर बच्चे को। ओके, सो इससे आपका मेक श्योर हो जाएगा कि आप फिजिक्स में एक अच्छे नंबर से पास हो रहे हो। जो चीजें आप एक्स्ट्रा करोगे, फॉर एग्जाम्पल आपने फोटो डायोड का अंकित सर ने बोला डायग्राम करो, एप्लीकेशन करो, इंपॉर्टेंट है। अब किसी ने अच्छे एक्स्ट्रा वर्किंग और कंस्ट्रक्शन पढ़ लिया, वेरी गुड, बहुत अच्छा है, पढ़ना भी चाहिए मेरे हिसाब से। ओके, तो आप मेक श्योर करो कि आप टॉपिक पूरा कंप्लीट कर रहे हो। ओके, मैं ये चीजें जो बता रहा हूँ वो बैर मिनिमम, कुछ नहीं आया तो अगर पूछा, मान लो कोई बच्चे ने और कंस्ट्रक्शन नहीं पढ़ा, तो डायग्राम तो बना पाओगे, डायग्राम बनाओगे तो उसके आजू बाजू में कुछ तो लिख पाओगे। अंकित सर ने बोला था कि वो रिवर्स बायस में काम करता है, तो एटलीस्ट वो 1 2 वर्ड लिखा पाओगे, पी एन डायोड होता है, ये होता है, वो होता है, कुछ तो लिख के आओगे ना। तो 3 मार्क में से 1 1.5 मार्क तो दे ही देंगे आपको, दैट इज द एजेंडा बिहाइंड दिस। ओके, अब क्या बचा, ब्लॉक डायग्राम ऑफ रेगुलेटर पावर सप्लाई। जैसे ही चैप्टर चालू होता है तो स्टार्टिंग में आता है, ओके, वो डायग्राम इस बार पहली बार इंट्रोड्यूस किया है तो इसीलिए एक बार देख के लेना। डेफिनेशन ऑफ रिपल फैक्टर एंड फिल्टर का यूज, ओके, तो ये चीजें पढ़ना कि रिपल फैक्टर का डेफिनेशन क्या है, इट इज द रेशियो ऑफ क्या, और फिल्टर का क्या यूज होता है। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, ट्रांजिस्टर। ट्रांजिस्टर भी इंपॉर्टेंट टॉपिक है, सो मैंने इसको हाईलाइट नहीं किया, इसका मतलब ये नहीं है ट्रांजिस्टर नहीं पूछा जाना है, पूछा जाएगा, और अगेन पूछने का जो प्रोबेबिलिटी है वही वे में मैंने टॉपिक्स लिखा है। सबसे हाई चांस है कि वो पहले तो
कोई न्यूमेरिकल पूछ सकता है अल्फा और बीटा के ऊपर, या तो डेरिवेशन, दोनों में से एक। ओके, वर्किंग ऑफ एनपीएन या पीएनपी ट्रांजिस्टर, आई फील एनपीएन की प्रोबेबिलिटी ज्यादा है। लास्ट, इनपुट एंड आउटपुट कैरेक्टरिस्टिक अलोंग विद द एम्पलीफायर। ओके, तो इसमें दोनों का जो डायग्राम है, इनपुट आउटपुट कैरेक्टरिस्टिक एज वेल एज एम्पलीफायर का, ओके, मैंने आपको समझाया था, दोनों का डायग्राम एक ही बनाओगे, दिमाग में रखोगे तो भी समझेगा। ओके, क्लासरूम का लैंग्वेज यूज करो, नोट्स का लैंग्वेज यूज करो, मोर देन सफिशिएंट है। ओके, टेक्स्ट बुक अगर टफ लगती है तो क्लास में नोट्स में हमने बहुत अच्छे से ये सब नोट्स बनाया है, इनपुट आउटपुट का डायग्राम कैसा होता है। ओके, ये सब ग्राफ रट के जाओ, ग्राफ याद करके जाओ। ओके, ट्रांजिस्टर कैसा दिखता है, एमिटर छोटा होता है, बेस उससे भी छोटा होता है, कलेक्टर का एरिया ज्यादा होता है, किसमें डोपिंग ज्यादा होता है, सब पूरा टेबल बना के क्लास में दिया है। ये सब देख के जाओगे तो वो जो 1 मार्क के क्वेश्चन है ना, जो पूछे जाने वाले हैं एमसीक्यू में या आपके सिंगल 1 लाइनर में, वो यहाँ से बन जाए। ठीक है, सो विद दिस यार आई थिंक वी कैन से वी हैव मतलब compiled and everything. ठीक है, the what we wanted to say in the physics. Okay, this will, we are not guarantee कि ये चीजें मतलब 100% ऐसे ही फॉर्म में आएंगी, बट ये चीजें हम लोग एवरी ईयर जब करते हैं तो एक अच्छा खासा सेटिस्फेक्शन बच्चों के पास आता है पेपर के बाद, कि मेजोरिटी बच्चे बोलते हैं कि सर पेपर अच्छा गया, या पेपर में सर अब हम आराम से पास हो जाएंगे। ओके, बिकॉज ये पहला पेपर है पीसीएम का, और ये पेपर अच्छा जाना बहुत जरूरी होता है फॉर द नेक्स्ट 2 पेपर्स, दैट इज केमिस्ट्री मैथ्स और केमिस्ट्री बायो, टू गो गुड, बिकॉज गैप बहुत छोटा है। ओके, तो हम लोगों ने आपके साथ अभी जो चीजें शेयर करी है, एक तो टाइम टेबल शेयर किया था, ट्राई टू फॉलो इफ पॉसिबल दैट टाइम टेबल, अपने वे में मॉडिफाई करो। ओके, फिजिक्स में जो भी चीजें अभी बताई है प्लीज यार उसको अच्छे से करो, मेक श्योर करो कि आप जितना भी पढ़ रहे हो अच्छे से कर रहे हो, लगे तो थोड़ा सा रिटर्न प्रैक्टिस करो, और जितनी चीजें अभी यहाँ पे मैंने बताई है अगर आप इसके बारे में बहुत अच्छे से करते हो तो इतनी गारंटी हम लोग बोल सकते हैं कि आप इसमें 50+ पक्का लेके आओगे फिजिक्स में, जितना ये पीपीटी में हमने आपको दिया। ये पीपीटी वी आर गोइंग टू शेयर विथ ऑल ऑफ यू। ओके, मेक श्योर करो अच्छे से पढ़ो, एंड जल्द मिलता है विथ ऑफलाइन सेशंस, बिकॉज वी आर प्लानिंग मतलब पूरा क्रैश कोर्स का एक थोड़ा सा नीट सीईटी जेडबल इन एवरीथिंग, बट उसके पहले ऑब्वियसली वी आर गोइंग टू गो फॉर एक्वाइमेजी का। ठीक है, तो फॉर श्योर। एंड हाँ, मैंने केमिस्ट्री में ऑलरेडी सर को बोला हुआ है, तो मोस्ट प्रॉब्ली आपको मतलब कल शायद पॉसिबल होगा कि सेशन हो जाएगा। ठीक है, तो यस, एंड ऑल स्टूडेंट्स आर अलाउड इन द ट्रिप, तो एवरीवन कैन कम, ऐसा कोई स्पेसिफिक नहीं है कि कोई नहीं आ सकता है इसको। ठीक है, सो हाँ, यस मोहित सर। यस यस, बस वही बेस्ट ऑफ लक ही बोलना था मुझे। और बच्चों आप लास्ट 2-3 डेज है हमारे फिजिक्स के लिए, स्पेशली बोर्ड्स पार्ट के लिए, तो अपनी जान लगा दो। इन 3 दिन में जितना फिजिक्स नहीं पढ़ा आप लोगों ने आज तक, उतना फिजिक्स पढ़ना है एटलीस्ट। और जैसा सर ने बोला ये इंपॉर्टेंस है ना, उसके अलावा भी अगर आपको कोई लगता है कि ये क्वेश्चन मुझे पढ़ना चाहिए तो वो अच्छे से पढ़ लेना, बट इन क्वेश्चंस पे थोड़ा सा फोर्स दे देना। ठीक है ना, और अंकित सर ने बहुत मेहनत की है, ये मैं बोलना चाहूंगा। ये अंकित सर ने आप लोगों के लिए, जो मैंने खुद उस दिन में शॉक हो गया था कि सर ने आपको इतना अच्छे से प्लान दिया है, तो प्लीज एग्जीक्यूट इट आप, ये अपने लिए, अंकित सर के लिए, और पूरी हमारी फिजिक्स टीम, पीआई टीम, और अपने पेरेंट्स के लिए। तो आपका एग्जाम सिर्फ आपका नहीं है, हम सब लोगों का एग्जाम है, तो उस हिसाब से ही आपको एकदम अच्छे से परफॉर्म करना है। बिल्कुल प्रेशर में नहीं आता है, जितना चिल होके आप लोग अपनी लाइफ में रहते हो उतना चिल होके एग्जाम के टाइम पे जाना, बट उससे पहले हमें अच्छे से पढ़ाई करनी है। ठीक है ना, तो उससे पहले मत चिल हो जाना, बस पेपर के टाइम थोड़ा नर्वस मत होना, आराम से रिलैक्स माइंड से जाना, आराम से आप जो भी आप प्रॉपरली अपने माइंड को फ्रेश करके ही एक पेपर देना, उस टाइम स्ट्रेस आउट मत होना, बस और कुछ नहीं। अदरवाइज बोर्ड्स के अंदर हम इजीली परफॉर्म कर सकते हैं। ठीक है ना, बस जो आपको सर ने आज पॉइंट्स बताए हैं वो ध्यान रखना, और कुल मिला के पेपर पूरा पढ़ देना, बस ये है इनमें। और बेस्ट ऑफ लक फ्रॉम माय साइड। और फोड़ क्या नहीं, एक्चुअली पूरी टीम ने बहुत अच्छी मेहनत करी है। ओके, मोहित सर, द एंटायर टीम, और हाँ, ऐसा केमिस्ट्री और मैथ्स का भी सेशन हम लोग प्लान कर रहे हैं वेरी सुन, मैसेज आ जाएगा, है ना, सो डोंट वरी। बस यार अच्छे से पेपर दो, टेंशन मत लो, वी आर ऑलवेज देयर। आपको जो भी डाउट्स है मुझे मैसेज करके रखो, मोहित सर को मैसेज करो, एंड मंडे को मैं आपको टाइमिंग दे दूंगा, आप क्लास में भी आके डाउट सॉल्व करवा सकते हो,
थोड़े बच्चे आ भी रहे हैं डाउट्स के लिए, सो आई विल बी देयर, मोहित सर भी रहेंगे, ट्यूसडे को भी हम लोग रहने वाले हैं, सो डोंट वरी, है ना। एंड यस, बाकी तो कुछ नहीं, मार्क्स आज ही मिल जाएंगे। ओके, रुशांक सर क्लास पे ही है, वो अभी शेयर करेंगे आपके साथ। ओके, यस, थैंक यू सो मच।